वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मुझे और ज्यादा वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके। ये सीजन 2 का स्पेशल एपिसोड है जिसमें क्वीन मेडूसा की स्टोरी बताई गई है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ये बताते हैं कि कई हजार साल पहले इंसान और सर्पेंट्स यानी सांपों के बीच युद्ध चला करता था। लेकिन जैसे जैसे इंसान अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाने लगे वैसे वैसे इंसानों ने सांपों का जीना मुश्किल कर दिया और जितने भी सांप अब बच गए थे वो सब तगीर डेजर्ट के अंदर आकर रहने लगे थे। अब फिर हमें एक रेगिस्तान को दिखाते हैं जिसमें कुछ बुरे इंसान फीमेल स्नेक्स को गुलाम बनाकर कहीं ले जा रहे थे। धूप के कारण उन सभी गुलामों को प्यास लग जाती है और उनमें से एक इंसान से पानी मांगती है, जिस पर इंसान उसके पास आता है और उसको अब्यूज करके कहता है कि अगर पानी होता तो हम ही ना पी लेते उसे। अब तभी वहाँ उन्हें एक पानी का व्यापारी दिखता है जो उन्हीं की तरफ आ रहा था। अब वो सभी इंसान उस व्यापारी का पानी पीते हैं। व्यापारी उस फीमेल स्नेक को देखते हैं और उसके पास जाने लगते हैं। जब वो इंसान व्यापारी को सर्पेंट के पास जाता देखता है तो वो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो उसको छूता है वैसे ही वो बर्फ में बदल जाता है। अब इंसान के बाकी आदमी उस व्यापारी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो व्यापारी अपनी आइस पावर से सबको फ्रीज कर देता है। और अब यहाँ से हमें ये पता चलता है कि ये इंसान और कोई नहीं बल्कि आइस एम्परर है। वो अब उस फीमेल लड़की के पास जाता है और उसे बताता है कि मेरे एक दोस्त ने तुम्हें बचाने के लिए भेजा है और तुम अब मेरे साथ चलो। अब दोनों एक जानवर पर बैठकर आगे बढ़ते हैं, जहाँ रास्ते में वो फीमेल स्नेक आइस एम्परर से बहुत सवाल करती है, जैसे कि वो कौन है और किसने उसे बचाने के लिए भेजा है और वो कहाँ जा रहे हैं। लेकिन आइस एम्परर उसकी किसी बात का जवाब नहीं देते। रास्ते में स्नेक वुमेन को कई अलग तरह के पौधे दिखते हैं जो असल में बहुत खतरनाक थे। वो अब आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ एक काले कपड़े पहने आदमी आकर खड़ा हो जाता है और सीधे आइस एम्परर पर हमला कर देता है। दोनों में फाइट होने लगती है जिसमें दोनों ही बहुत खतरनाक तरीके से एक दूसरे पर अटैक करते हैं और अब उन दोनों में से कोई भी नहीं जीत रहा होता। अब आइस एम्परर उस वॉरियर से पूछता है कि तुम एक स्नेक वॉरियर हो, लेकिन मुझे क्यों मार रही हो, जिस पर वो स्नेक वॉरियर कहती है कि ये बात तुम्हें जानने की जरूरत नहीं और फिर वहाँ इल्यूजन क्रिएट करके उसे छलावा देने की कोशिश करती है, लेकिन आइस एम्परर उसके छलावे को तोड़ देते हैं और अब फिर से दोनों में आइकॉनिक लेवल की फाइट होने लगती है। लेकिन इस बार स्नेक वुमन आइस एम्परर को हराने में कामयाब हो जाती है और वो सीधे आइस एम्परर की गाड़ी के अंदर उस फीमेल स्नेक के पास जाने लगती है, लेकिन गाड़ी को खोलने पर उसे वहाँ फीमेल स्नेक नहीं दिखती। अब हमें पता चलता है कि आइस एम्परर को इस वुमन स्नेक के आने का पता था, इसीलिए उसने पहले ही फीमेल स्नेक को एक जगह छुपा दिया था। अब वो फिर फीमेल स्नेक को लेकर सीधे एक वाइन शॉप में जाता है। फीमेल स्नेक को ये लगता है कि कहीं वो इसको यहाँ बेच तो नहीं देगा। असल में फीमेल स्नेक को अपना पास्ट बिल्कुल याद नहीं था, उसे तो अपना नाम तक याद नहीं था कि आखिर वो है कौन। अब वो डरी सहमी सी आइस एम्परर के साथ वाइन शॉप के अंदर जाती है। रास्ते में उसे कई सारे अपने पुरानी मेमोरीज के विजन दिखते हैं, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पाती आखिर ये सब क्या है। अब आइस एम्परर वाइन शॉप के ओनर के पास जाकर कहता है कि मैं इस लड़की को ले आया हूँ और अब तुम इस लड़की को लाने का इनाम मुझे दे दो। फीमेल स्नेक का शक अब यकीन में बदल जाता है और वो समझ जाती है कि आइस एम्परर एक अच्छा इंसान नहीं है। अब जब आइस एम्परर अपनी बात खत्म करता है और जब उसे बारटेंडर कोई जवाब नहीं देता तो वो उसके पास जाकर उसे देखता है तो वो उसे मरा हुआ पाता है। वो बारटेंडर के हाथ में जो महंगी वाली अंगूठी थी उसे उतार कर अपनी पेमेंट के रूप में अपने पास रख लेता है और वहाँ से जाने लगता है। फीमेल स्नेक पूछती है कि अब यहाँ मेरे साथ क्या होने वाला है, जिस पर आइस एम्परर उसे बताता है कि क्योंकि तुम्हें मंगाने वाला ओनर मर गया है इसलिए अब तुम फ्री हो। अब उस लड़की के पास अपना कोई नहीं था और उसे तो अपना नाम भी नहीं पता था। वो बेचारी अब कहाँ जाती, इसीलिए वो आइस एम्परर से रिक्वेस्ट करती है कि आप ही मुझे अपने साथ ले चलो, मैं आपकी गुलाम बनकर रह लूंगी। लेकिन आइस एम्परर उसे साफ मना कर देता है। अब आइस एम्परर वहाँ से जाने ही लगता है कि तभी वहाँ आसपास बहुत बड़ा भूकंप आने लगता है और तभी वहाँ स्नेक वॉरियर्स भी आ जाते हैं और उनके साथ वहाँ क्वीन मेडूसा भी होती है। एक इंसान स्नेक्स को देखकर उन पर हमला करने की सोचता है, लेकिन क्वीन मेडूसा उसे दूर से ही भस्म कर देती है। अब क्वीन मेडूसा बारटेंडर के पास आती है और उसे मरा हुआ देखती है। असल में ये बारटेंडर स्नेक वुमेन्स को यहाँ किडनैप करके मंगवाता था और उन्हें बेच दिया करता था। अब आइस एम्परर और वो फीमेल स्नेक नीचे की तरफ छुपे हुए थे। अब फीमेल स्नेक अपने ही जैसे और लोगों को देखकर उनसे मिलने की कोशिश करती है, लेकिन आइस एम्परर उसे उनसे मिलने नहीं देता। फीमेल स्नेक को अब और भी ज्यादा विजन्स आने लगते हैं और वो रोने लगती है। वही क्वीन मेडूसा को जब यहाँ पर कुछ नहीं मिलता तो वो यहाँ से चली जाती है। अब क्वीन मेडूसा के आदमी सभी लोगों को जो बार के अंदर मौजूद थे उनको बेरहमी से मार डालते हैं। अब आइस एम्परर और वो फीमेल स्नेक भी उनके जाने के बाद बाहर आते हैं और स्नेक वुमेन उसके साथ ट्रैवल करना शुरू करती है। आइस एम्परर ने जो पहले एक स्नेक वुमेन से लड़ाई की थी उस लड़ाई में वुमेन स्नेक ने आइस एम्परर को काट लिया था, जिस वजह से आइस एम्परर के शोल्डर से होते हुए उसकी बॉडी तक पॉइजन फैलना शुरू हो गया था और अब आइस एम्परर थोड़ा थोड़ा बीमार भी होने लगा था। अब वो फिर चलते चलते बहुत दूर तक आ जाते हैं और चलने की वजह से फीमेल स्नेक थक जाती है। अब उन्हें खाने के लिए खाना चाहिए था और तभी उन्हें कुछ व्यापारी आते हुए नजर आते हैं। आइस एम्परर तुरंत उनके पास जाता
है और उनसे खाना छीनने के लिए उन पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। अब ये देखकर फीमेल स्नेक तुरंत वहाँ आइस एम्परर को रोकती है और व्यापारियों से कहती है कि हमें सिर्फ खाना चाहिए। वो उन्हें अपना गले का लॉकेट उतारकर उनसे खाना मांगती है, लेकिन अब फिर भी आइस एम्परर उन सब पर अटैक कर उनको घायल कर देता है। फीमेल स्नेक आइस एम्परर पर बहुत गुस्सा होती है क्योंकि बिना लड़ाई किए भी ये खाना देने को तैयार थे, लेकिन आइस एम्परर वुमेन स्नेक को इन व्यापारियों की सच्चाई बताता है। ये सारे व्यापारी स्नेक वुमेन को बेचने का धंधा करते हैं और आइस एम्परर इन्हें रोकना चाह रहा था। अब तभी वो घायल हुए इंसान खड़े हो जाते हैं और अब वो आइस एम्परर पर हमला कर देते हैं। आइस एम्परर के सामने वो सब एक तुच्छ से इंसान थे और आइस एम्परर उन्हें आसानी से मार देता है। अब आइस एम्परर उन बंदी बनाई हुई स्नेक्स वुमेन के पास जाता है और उन स्नेक्स वुमेन को भी मारने लगता है, क्योंकि अगर ये स्नेक वुमेन वापस अपने शहर में गयी तो वो इंसानों की शिकायत क्वीन मेडुसा से जरूर करेंगी और क्वीन मेडुसा को गुस्सा आ जाएगा और फिर चारों तरफ इंसानों की लाश बिछ जाएंगी। इसलिए इस मैटर को आइस एम्परर यही इनको मार डालकर सुलझाने का डिसाइड करता है। लेकिन तभी फीमेल स्नेक वहाँ आती है और उसे मना करती है, लेकिन जब आइस एम्परर उसकी बात नहीं सुनता तो फीमेल स्नेक आइस एम्परर को धोबी पछाड़ देती है। आइस एम्परर के शरीर में पॉइजन था, इस वजह से वो एक बार गिरने के बाद बेहोशी हो जाते हैं और जब उनकी आँख खुलती है तो उन्हें पता चलता है कि इस फीमेल स्नेक ने उन सभी बंदी बनी हुई स्नेक्स को छोड़ दिया है। अब आइस एम्परर उसे गुस्सा होता है, लेकिन अब वो कर भी क्या सकता था, इसलिए अब वो दोनों इस डेजर्ट से बाहर जाने लगते हैं। अब वो दोनों रात में एक गुफा के अंदर जाते हैं जो असल में आइस एम्परर ने ही बनाई थी। उस गुफा के अंदर आइस एम्परर की हालत उस पॉइजन की वजह से और बिगड़ती जा रही थी। फीमेल स्नेक एक चाकू लेकर उस पॉइजन को हटाने का कोशिश करती है, लेकिन इतना करना भी सफिशिएंट नहीं था। इसीलिए आइस एम्परर को बचाने के लिए वो अपने मुंह से पॉइजन चूस चूस कर बाहर फेंकने लगती है और अब कुछ देर बाद आइस एम्परर सही हो जाते हैं। हालांकि पॉइजन खत्म नहीं हुआ था, लेकिन अब आइस एम्परर काफी ज्यादा अच्छा महसूस कर रहा था। अब फिर रात में फीमेल स्नेक भी सो जाती है, लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो वो बाहर बहुत सारे स्नेक्स को देखती है जो आइस एम्परर पर हमला कर रहे थे। आइस एम्परर भी बड़ी बहादुरी के साथ उन सब का सामना कर रहे थे, लेकिन वहाँ बहुत सारे स्नेक्स मौजूद थे और वो सब क्वीन मेडुसा के आदमी थे। वो सब मिलकर जब आइस एम्परर पर हमला करते हैं तो आइस एम्परर सहन नहीं कर पाते और उन्हें बहुत सारे तीर भी लग जाते हैं। वहीं गुफा के अंदर वो वुमेन स्नेक जिसने आइस एम्परर को पॉइजन दिया था वो भी आ जाती है। वो फीमेल स्नेक की तरफ उसे मारने को बढ़ रही थी। जब वो आगे बढ़ रही थी तब ऐसा लग रहा था मानो वो वुमेन स्नेक उसे मारना नहीं चाहती हो, लेकिन मजबूरी में उसे ऐसा करना पड़ रहा हो। अब वहाँ आइस एम्परर जो स्नेक से लड़ रहा था वो जब ये देखता है कि फीमेल स्नेक की जान खतरे में है तब वो तुरंत अपनी पूरी शक्ति के साथ वहाँ आता है और वहाँ बड़ी कोशिशों के बाद फीमेल स्नेक को लेकर वहाँ से उन्हें चकमा देकर भागने में कामयाब हो जाता है। अब फिर आइस एम्परर और फीमेल स्नेक जो उनकी नजरों से दूर आ गए थे वो अब इस डेजर्ट को छोड़कर जाने का डिसाइड करते हैं। वहाँ वो एक दूसरे से बात करते हैं और हमें पता चलता है कि आइस एम्परर को फीमेल स्नेक से प्यार हो गया है, लेकिन एक फीमेल स्नेक एक इंसान से प्यार करे ये रूल्स के खिलाफ था। इसीलिए आइस एम्परर चिंतित हो जाता है और दुखी होकर अब उसे अपनी लाइफ के बारे में सब बताता है। आइस एम्परर का जन्म डिमांडिंग एंड ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन में हुआ था। वहाँ जो भी जन्म लेता था उनका भाग्य बड़ों के द्वारा पहले ही डिसाइड कर दिया जाता था। वहाँ जन्म लेने वाला हर व्यक्ति सिर्फ एक कठपुतली के समान था। उन्हें हर काम ऑर्गेनाइजेशन के कहने पर करना पड़ता था और उन्हें ऑर्गेनाइजेशंस अलग अलग मिशंस देती थी जिन्हें उन्हें पूरा करना होता था। आइस एम्परर इन मिशंस को पूरा करने में बहुत माहिर था और उसकी एक साथी भी थी जो उसके साथ इन मिशंस को पूरा करती थी। आइस एम्परर और उसके साथी के बीच प्यार हो गया था, लेकिन इन लोगों को प्यार करने की आजादी नहीं थी और जब ये बात ऑर्गेनाइजेशन को पता चली तब उन्होंने बहुत गुस्सा किया। वो इन दोनों को मृत्यु दंड भी दे सकते थे, लेकिन आइस एम्परर की साथी ने आइस एम्परर को बचाने के लिए खुद की चेस्ट में खुद का ही खंजर घोंप दिया, जिससे वो वहीं मर गई। तब से मैं उसकी डेथ का जिम्मेदार खुद को मानता हूँ और असल में मैं हूँ भी। अब फीमेल स्नेक उसकी इस दुख भरी स्टोरी को सुनकर दुखी हो जाती है। वहीं अब हमें क्वीन मेडुसा को दिखाते हैं और उसकी बैक स्टोरी को बताते हैं। असल में क्वीन मेडुसा ही भेस बदलकर काले कपड़े पहनकर वुमेन स्नेक बना करती है। उन्होंने ही बारटेंडर को पैसे देकर स्नेक्स वुमेन को मंगवाया था ताकि वो उन वुमेन्स में से उस फीमेल स्नेक को ढूंढ सके, लेकिन जब बारटेंडर उससे स्नेक वुमेन अपने अय्याशियों के लिए मंगाने लगा तब क्वीन मेडुसा ने गुस्से में उसे मार डाला था। वो असल में आइस एम्परर के पीछे नहीं बल्कि इस फीमेल स्नेक के पीछे है और वो इस स्नेक को मारना चाहती है। वहीं आइस एम्परर और फीमेल स्नेक अब अपने अपने रास्ते जाने का डिसाइड करते हैं और अब आइस एम्परर उसे अपनी अंगूठी देकर ये कहता है कि तुम शहर के बाहर जाकर टेंग शैन के पास जाओ और उन्हें ये अंगूठी दिखाना। वो समझ जाएंगे कि तुम मेरे साथ हो और वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। अब फीमेल स्नेक भी उसे अपना वो लॉकेट देती है और कहती है कि तुम भी इसे संभाल कर रखना। अब फीमेल स्नेक डेजर्ट के बाहर जाने लगती है और आइस एम्परर उसे कहता है कि वो भी शहर के बाहर जाएगा, लेकिन वो चुपके से गुफा के बाहर निकलकर क्वीन मेडुसा के पास जाता है और उससे लड़ने लगता है। उन दोनों की लड़ाई का शोर सुनकर फीमेल स्नेक समझ जाती है कि आइस एम्परर ने मुझे झूठ बोला है। वो भी अब लड़ाई को देखती है और उसे भी अपनी बैक स्टोरी सारी याद आ जाती है। असल में फीमेल स्नेक और कोई नहीं बल्कि क्वीन मेडुसा की छोटी बहन है।
सदियों से एक खास तरह के अंडे से क्वीन मेडूसा का जन्म होता है और जब वो क्वीन बड़ी होती है तो उसे क्वीन मेडूसा बना दिया जाता है। लेकिन जब इस बार ये खास तरह का अंडा फूटता है तो उसमें से 2 जुड़वा बहनें निकलती हैं। अब एल्डर्स का मानना था कि क्वीन सिर्फ एक ही बन सकती है और दूसरी लड़की को मरना होगा, इसीलिए अब दोनों बहनों को ही चॉइस दी जाती है कि उसमें से कोई एक दूसरे को मार डाले, जिससे एक जो जिंदा बचे वो क्वीन बन पाए। अब वो दोनों बहनें एक दूसरे से बहुत प्यार करती थी, इसलिए बड़ी बहन छोटी बहन के पास आकर ये कह देती है कि मैं मरने के लिए तैयार हूँ, तुम क्वीन मेडूसा बन जाओ। अब छोटी बहन बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। अब फिर बड़ी बहन को मारने के लिए एक रिचुअल किया जाने लगता है और उसमें छोटी बहन को बड़ी बहन को मारने के लिए कहा जाता है, लेकिन छोटी बहन अपनी बहन को नहीं मारती और वो अपना मुकुट उतारकर अपनी बड़ी बहन को पहना देती है और वहाँ से फिर तुरंत अपनी शक्तियों का यूज करके पोर्टल बना देती है और वहाँ से भाग निकलती है। अब ऐसा पोर्टल बनाना रूल्स के खिलाफ था और क्योंकि अब बड़ी बहन क्वीन मेडूसा बन गई थी तो एल्डर्स ये कहते हैं कि क्योंकि तुम्हारी छोटी बहन ने रूल्स तोड़े हैं, इसीलिए अब क्वीन मेडूसा यानी बड़ी बहन को उसको ढूंढना होगा और उसे जान से खत्म करना होगा। अब बड़ी बहन अपने क्वीन मेडूसा वाले पद को भी नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए वो एल्डर्स की बात को मानकर अपनी ही छोटी बहन को ढूंढ रही थी ताकि वो उसे मार सके। वहीं प्रेजेंट में आइस एम्परर और क्वीन मेडूसा के बीच लड़ाई हो रही थी जिसमें दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे। अब वो दोनों ही अपनी फुल स्ट्रेंथ में आ जाते हैं और दोनों ही एक दूसरे पर अपनी सारी शक्तियों से वॉर करते हैं, लेकिन तभी नीचे से वो फीमेल स्नेक जिसको अब अपनी सच्चाई का पता चल गया था वो उड़कर ऊपर आती है और उनकी शक्तियों के बीच में आ जाती है। आइस एम्परर तुरंत उसको बचाने उसके पीछे दौड़ता है और वो उसे बचा भी लेते, लेकिन ऐसा करते वक्त वो फिर भी बहुत ज्यादा घायल हो जाती है। अब क्वीन मेडूसा को भी अपनी छोटी बहन को इस हालत में देखकर बहुत दया आ जाती है और वो तुरंत उसके पास जाती है। वो अपनी बहन से सॉरी बोलती है और उनसे कहती है कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। अब आइस एम्परर जो हमेशा गुस्से में रहा करता है वो भी आज फूट फूट कर रो पड़ता है और ये सीन बहुत ज्यादा इमोशनल था। अब क्वीन मेडूसा अपनी छोटी बहन को गोद में उठाती है और अब एल्डर्स उसे इसको जान से मारने का ऑर्डर देते हैं, लेकिन अब क्वीन मेडूसा गुस्से में आ जाती है और वो सबसे ये बोलती है कि हम हमेशा से पुराने रूल्स को फॉलो करते आ रहे हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। समय के साथ परंपराएं बदलेंगी और पुरानी परंपराएं जिनका कोई सेंस नहीं बनता वो नष्ट की जाएंगी। अब क्योंकि वो क्वीन थी इसीलिए सब सैनिक उसके सामने झुक जाते हैं। अब हम इसके आगे BTTS सीजन 5 की स्टोरी डिटेल में देखेंगे जिसमें मेड्यूसा का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है और आपको मेड्यूसा और जियान की लव स्टोरी भी देखने को मिलेगी, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जियान 3 ईयर एग्रीमेंट को पूरा करने के लिए यान सेक्ट के अंदर आ गया था और नयन रैन और जीवू के बीच फाइट होना शुरू हो गई थी। वहाँ प्रेसिडेंट फामा, आइस एम्परर और बाकी सब एल्डर्स भी मौजूद हैं और यान सेक्ट के सभी लोग इस फाइट को देख रहे हैं। अब पहले ये दोनों स्वॉर्ड से एक दूसरे पर हमला करते हैं, लेकिन उसके कुछ हद तक नयन रैन हारती हुई नजर आती है, जिस वजह से वो अब स्वॉर्ड्स को डुप्लीकेट करके एक साथ जियान पर हमला करती है और अब उनका मैच बहुत भीषण रूप ले रहा होता है। यान सेट के एम्परर और बाकी सब एल्डर्स जियान को देखकर उसकी तारीफ कर रहे होते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा अच्छा लड़ रहा था। यान सेट के बाकी वॉरियर्स भी जियान और नयन रैन दोनों की तारीफ कर रहे थे क्योंकि आज पहली बार उन्होंने नयन रैन को फुल पोटेंशियल में लड़ते हुए देखा था। नयन रैन को आज किसी भी कीमत पर जीतना था क्योंकि आज के मैच से उसके सेट की इज्जत भी जुड़ी हुई थी। नयन रैन उस पर हमला करती है और इसमें जियान के थोड़े से बाल कट जाते हैं, लेकिन जियान इसके बाद तुरंत उसको रोकता है और उस पर भारी पड़ने लगता है और उसको तुरंत स्पीड का यूज करते हुए बैक पर जोर से अटैक करता है और इस अटैक से नयन रैन घायल हो जाती है। यान सेट के सभी लोग डर जाते हैं, लेकिन एम्परर को भरोसा था कि नयन रैन इस अटैक को सहन कर लेगी और अब नयन रैन अटैक सहन करने के बाद फिर से उससे लड़ने आती है और अब वो और भी ज्यादा एनर्जी में जियान पर हमला करती है। प्रेसिडेंट फामा और उसके साथ बैठे मास्टर जियान की स्किल्स के बारे में डिस्कस करते हैं क्योंकि ऐसी स्किल्स उन्होंने आज तक नहीं देखी थी। अब नयन रैन को गुस्सा आ जाता है और वो स्पीड में तेज तेज गोल गोल घूमना स्टार्ट कर देती है। सबको ये लगता है कि जियान अब तो समझो गया, लेकिन जियान जमीन पर एक किक मारता है जिससे भूकंप सा आता है और नयन रैन की स्पीड रुक जाती है। अब ऐसा स्टेप पहले भी जियान को करते हुए एक आदमी ने देख रखा था और उसको थोड़ा शक होता है कि कहीं ये वही आदमी तो नहीं, लेकिन फिर वो मैच देखने लग जाता है और अब मैच के अंदर नयन रैन जियान की एबिलिटीज और स्किल्स को देखकर बहुत शॉक होती है। वो उसे कहती है कि तुम अब पुराने वाले ट्रैश मास्टर नहीं रहे, लेकिन फिर भी मेरे कुछ और रीजंस हैं जिस वजह से मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगी। अब वो फिर अपनी फुल स्ट्रेंथ में आ जाती है और सब उसको देखकर बहुत ज्यादा विस्मित हो जाते हैं क्योंकि नयन रैन ने आज पहली बार अपनी फुल स्ट्रेंथ दिखाई होती है
अब वो फुल स्ट्रेंथ के साथ जियान पर हमला करती है। वहीं दूसरी तरफ यूजी जो 3 ईयर एग्रीमेंट को देखने के लिए यहाँ आ रही थी, वो रास्ते में एक आदमी को नोटिस करती है जो अजीब सा था। हालांकि वो बहुत तेज स्पीड में था, इसलिए यूजी उसको देख नहीं पाती। लेकिन अब यूजी समझ जाती है कि ये आदमी जरूर कोई खतरा है, इसलिए यूजी उस आदमी के बारे में पता करने के लिए उसके पीछे जाने लगती है। वही मैच को देखने के लिए गुहे और उसका डिसाइपल मिस्टर लियू आ पहुँचते हैं और अब वो सभी मैच को देखने लगते हैं। लड़ाई के अंदर अब जियान भी अपने आसपास एक आर्मर क्रिएट करता है और उसके अंदर से बहुत बड़ा ऑरा निकलने लगता है और ये ऑरा नयन रैन से भी बहुत ज्यादा था। अब उन दोनों में ऑरा का यूज करते हुए स्वॉर्ड फाइट होने लगती है और उनकी फाइट बहुत आइकॉनिक लेवल की चलती है। उनके अंदर से इतना ज्यादा ऑरा निकल रहा था कि आसपास बैठे लोग भी इससे अफेक्ट हो रहे थे। लड़ते लड़ते नयन रैन जियान से कहती है कि तुम नहीं समझ पाओगे कि मैंने तुमसे असल में शादी क्यों तोड़ी, जिस पर जियान कहता है कि शायद मैं नहीं समझ पाऊंगा और फिर जियान अपनी तलवार से उस पर जोर से हमला करता है। उनमें इससे फाइट होने लगती है। नयन रैन कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे अंदर मेरे लिए कितना गुस्सा है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे अपने सेक्ट की इज्जत बचानी ही होगी। जिस पर जियान कहता है कि मैं तुमसे नफरत नहीं करता हूँ। असल में वो उससे नफरत नहीं करता है, बल्कि उससे बहुत ज्यादा नफरत करता है। अब फिर जियान गुस्से में नयन रैन को पीट देता है और नयन रैन घायल हो जाती है। अब नयन रैन गुस्से में आ जाती है और वो अब उसका जो सीक्रेट वेपन है, जिसको यूज करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है और उसके यूज करने से नयन रैन को भी नुकसान हो जाता है, वो अब उसे यूज करने का डिसाइड करती है। अब यून सेक्ट के भी सभी लोग समझ जाते हैं कि अब बेचारी नयन रैन के पास कोई और चारा नहीं है, इसलिए अब वो इस खतरे से भरे वेपन को यूज करने जा रही है। अब तो सबको लगने लगता है कि जियान हारेगा नहीं, बल्कि जान से मारा जाएगा। लेकिन अब जियान भी अपनी दोनों हेवनली फ्लेम्स निकालता है और उन्हें मर्ज करने लगता है। अब उसको ऐसा करते देख सब समझ जाते हैं कि जियान और कोई नहीं बल्कि वही है जो ग्रैंडपा का पॉइजन निकाल रहा था और वो अभी तक भेस बदलकर हमारे सामने ही मौजूद था। अब सबके चेहरे यहाँ पर देखने लायक थे और सब अब समझ जाते हैं कि जियान का मुकाबला उनकी बेटी नहीं कर सकती है। अब नयन रैन भी जियान को पहचान जाती है और उसके लिए उसके अंदर फीलिंग्स भी आने लगती हैं। लेकिन क्योंकि उसको अपने सेक्ट की इज्जत बचानी थी, इसलिए ना चाहते हुए भी उसे लड़ाई को कंटिन्यू रखना पड़ता है और अब वो उस पर अपनी शक्तियाँ छोड़ देती है। लेकिन इतने में जियान बुद्धा फ्यूरी लोटस छोड़ देता है। नयन रैन की सारी ताकत, उसका सारा ऑरा बहुत प्यार से और बहुत आसानी से बुद्धा फ्यूरी लोटस में डिसॉल्व हो जाता है और बुद्धा लोटस फ्यूरी नयन रैन पर अटैक करके उसके पीछे जाने लगता है और फिर इस पॉइंट पर यह एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जियान ने बुद्धा फ्यूरी लोटस छोड़ दिया था, जो नयन रैन की पावर को एब्जॉर्ब करके उसे लगने ही वाला है। अब वहाँ बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, इसलिए आसपास बैठे सभी लोग जो इस फाइट को देख रहे हैं वो अपने आसपास शील्ड इकट्ठा करने लगते हैं और अब धमाका होने ही वाला होता है कि तभी हम जियान के पिता जिहान को देखते हैं जो घोड़े पर बैठकर सफर कर रहे थे। वही मैच के अंदर धमाका हो जाता है और उसमें नयन रैन घायल हो जाती है और अब इसी बात का फायदा उठाते हुए जियान विंग्स का यूज करते हुए उसे फ्लाइंग कॉम्बैट करने लगता है। अब एयर कॉम्बैट में नयन रैन इतनी ताकतवर नहीं है जितना जियान है, इसीलिए अब यूनसेक के एम्परर को भी पता चल जाता है कि अब जीत किसकी होने वाली है। उसे डर भी लगने लगता है कि वो अब अपनी इज्जत कैसे बचाएगा। वही नयन रैन जो घायल होने के बावजूद भी अपनी तलवार से उससे लड़ रही थी और जियान जो उससे बचकर उसके करीब आ रहा था और अब दोनों फिर एक दूसरे के बारे में सोचने लगते हैं, जिसमें वो दोनों ही 3 साल पुराने एग्रीमेंट को याद करते हैं और नयन रैन समझ जाती है कि ये जियान मुझसे बदला ले रहा है और अब ये मुझे हरा कर ही रहेगा। उसे अपने ऊपर पछतावा भी होता है और गिल्टी महसूस करने लगती है। लेकिन फिर जियान भी सोचता है कि इसमें तुम्हारी कोई मिस्टेक नहीं है, ये तुम्हारी एक गलत चॉइस थी जिसकी वजह से हम दोनों को इन 3 सालों में इतना कुछ सहना पड़ा। ये मेरा बदला नहीं है बल्कि मेरे 3 साल की तपस्या का फल है जो मुझे आज मिलने वाला है। अब नयन रैन ये भी सोचती है कि अगर अब मैं हार गई तो मुझे इसका दास यानी गुलाम बनना पड़ेगा। लेकिन जियान कहता है कि मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस 3 ईयर एग्रीमेंट के खत्म होने के बाद तुम यहाँ यंग मास्टर के रूप में रह सकती हो और मैं वापस एक मॉन्क बनकर जीवन जीऊंगा। अब इस एग्रीमेंट को खत्म करने के लिए जियान नीचे आ जाता है और नयन रैन भी घायल होते हुए नीचे उतर जाती है
और अब अपनी हार एडमिट कर लेती है और कहती है कि मैं जी फैमिली के अंदर जाकर तुमसे शादी करने को तैयार हूँ, लेकिन उसके बाद मैं डाइवोर्स ले लूंगी। लेकिन डाइवोर्स से मेरे यूनसेक की बहुत बदनामी होगी और एग्रीमेंट के अनुसार उसे स्लेव भी बनना होगा। इसीलिए अब वो खुद सुसाइड करने का डिसाइड करती है और अपनी तलवार से अपना गला काटने लगती है। लेकिन तभी जियान वहाँ आता है और उसे रोकता है और कहता है कि तुम्हें मुझसे शादी करने और मेरी दासी बनने की कोई जरूरत नहीं है। अब 3 ईयर एग्रीमेंट पूरा हो चुका है और अब तुम पहले की तरह यहाँ फ्रीली रह सकती हो। अब जियान वो पर्चा फाड़ देता है जिसमें ये 3 ईयर एग्रीमेंट लिखा गया था और अब वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी यूनसेक का एम्परर उसे रोकता है और वहाँ अब सब उसकी तरफ देखने लगते हैं। वो पहले तो नैनरैन को रेस्ट करने के लिए भेज देता है और फिर एक आदमी जो मोकलैंड में भी था वो यूनसेक के एम्परर के कान में कुछ कहता है और अब यूनसेक का एम्परर सबके सामने ये बताता है कि मोशैंग को जिसने मारा था, यानी मोशैंग का जो मर्डरर है वो शायद जियान है, क्योंकि जियान और वो मिस्टीरियस मास्क मैन जिसने मोशैंग को मारा था उन दोनों का ही फाइटिंग पैटर्न सेम है। अब ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं, लेकिन जियान कहता है कि फाइटिंग पैटर्न सेम होने से ये मतलब नहीं कि वो आदमी मैं ही था और आप मुझे ये कह रहे हैं कि मैंने मोशैंग जैसे बड़े आदमी को मार गिराया। शायद ये मेरी तारीफ ही है। अब यूनसेक का एम्परर अपनी बात को सिद्ध करने के लिए नैनरैन से पूछता है कि तुमने भी उस समय उस मिस्टीरियस आदमी को देखा था और क्या तुम्हें याद है उसकी अपीयरेंस और क्या वो इसके जैसा दिखता है। जिस पर नैनरैन कहती है कि उन बातों को काफी समय हो गया है जिस वजह से मैं कुछ नहीं जानती। अब यूनसेक का एम्परर अल्केमिस्ट गाइड एसोसिएशन से ये सवाल करता है कि क्या आप सभी ने इसको व्हाइट फ्लेम्स का यूज करते हुए देखा है, क्योंकि मोशैंग के मरते वक्त भी व्हाइट फ्लेम्स प्रोड्यूस हुई थी। जिस पर अब अल्केमिस्ट एसोसिएशन वाले भी जियान का साथ देते हैं और कहते हैं कि उन्हें इस बारे में कुछ जानकारी नहीं। अब क्योंकि यूनसेक का एम्परर कुछ सिद्ध नहीं कर पा रहा था, इसलिए जियान वहाँ से जाने लगता है और यूनसेक के एम्परर के रोकने के बाद भी जब वो नहीं रुकता तो वो अपने आदमियों को उसे पकड़ने के लिए भेज देता है और उसके आदमी उसे पकड़ने जाने लगते हैं, लेकिन जियान आसानी से उन सबको मार गिराता है। अब यूनसेक के एम्परर को गुस्सा आ जाता है और वो सबसे 3 ताकतवर योद्धा को उनसे लड़ने को भेजता है। उनकी एयर कॉम्बैट चलती है जिसमें पहले तो जियान वहाँ से भागने में कामयाब सा हो रहा होता है, लेकिन तभी वो तीनों आसपास शील्ड प्रोड्यूस करके उसे एक प्रिजन में फंसा देते हैं। जियान बहुत कोशिश करता है कि वो वहाँ से निकल पाए, लेकिन उसकी हर कोशिश बेकार हो जाती है और अब वो दुखी होकर वहीं खड़ा हो जाता है। उसके चाहने वाले यहाँ तक कि नैनरैन भी दुखी हो रही होती हैं, लेकिन तभी वहाँ आसपास बर्फ जमने लगती है और वो तीनों योद्धा बर्फ में पूरी तरह जम जाते हैं और आइस एम्परर उसको बचाने के लिए उसके पास आ जाता है। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि यूनसेक के एम्परर ने जियान को बाहर निकलने से रोक दिया था और उसके सेक्ट के 3 ताकतवर एल्डर्स ने शील्ड बनाकर उसका रास्ता रोक दिया था और इस शील्ड को जियान नहीं तोड़ पा रहा था। लेकिन तभी वहाँ आइस एम्परर आ जाता है और आइस एम्परर अब जियान की मदद करता है और उस शील्ड को तोड़ देता है। वो सब आइस एम्परर को देखकर डर जाते हैं और यूनसेक का एम्परर भी आइस एम्परर को समझाता है कि अगर तुम इस लड़के का साथ दोगे तो तुम्हारे साथ जो हमारे रिश्ते हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन इस धमकी से आइस एम्परर नहीं डरता, जिस वजह से अब वो एक और ताकतवर शील्ड क्रिएट करते हैं और अब उन पर अटैक करने जाते हैं। लेकिन आइस एम्परर उनके अटैक को आसानी से रोक देता है, जिसके बाद अब वो तीनों ताकतवर एल्डर्स खुद उस पर वार करते हैं और अब जियान समझ जाता है कि हम इनको नहीं हरा पाएंगे। इसलिए वो डिसाइड करता है कि आइस एम्परर इन तीनों को रोकेगा और इस बीच मौका पाकर जियान यहाँ से भाग जाएगा। अब वो इस प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं और जब आइस एम्परर उनसे लड़ने लगता है और जियान को जब भागने का मौका मिलता है तो वहाँ तभी यूनसेक का एम्परर खुद आकर उससे अब लड़ता है। जियान उससे बचकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन उन सेक्ट के एम्परर की स्पीड बहुत तेज थी। वो उसका पीछा कर ही रहे होते हैं और उसे पकड़ने ही वाले होते हैं कि तभी जियान के हाथ में कुछ होता है और उसके अंदर से क्वीन मेडुसा निकल कर आती है। वो अभी स्नेक की फॉर्म में थी और अब जियान उसे एक लिक्विड पिलाता है जिससे वो खुश हो जाती है और जियान उसे लड़ने को भेजता है, जिस पर क्वीन मेडुसा खुशी खुशी आगे बढ़ती है और अपना एक बहुत बड़ा रूप धारण कर उससे लड़ने लगती है।
अब ऑब्वियसली वो क्वीन मेडुसा है और उसकी शक्तियां अपरंपार हैं, जिस वजह से यूनसेट का एम्परर हल्का पड़ने लगता है और उनकी फाइट बहुत जबरदस्त होती है जो देखने लायक है। इस फाइट के लास्ट सीन में क्वीन मेडुसा यूनसेट के एम्परर की फुल बेइज्जती के साथ उसे जोर से धक्का मार के नीचे फेंक देती है और सब ये देखकर बहुत चौंक जाते हैं। अब वो गुस्से में तिल मिलाता हुआ खड़ा होता है और पहले तो आइस एम्परर को फिर से समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जब इस बार भी आइस एम्परर नहीं मानता तो वो अब अपनी सोल पावर का यूज करता है और अब सीधे गुस्से में उसको पकड़ने जाता है। वो अपनी स्पीड इतनी तेज कर लेता है कि क्वीन मेडुसा भी उसको पकड़ नहीं पाती। वो जियान तक पहुंचने ही वाला होता है और अब जियान भी समझ जाता है कि वो ऐसे तो नहीं बच पाएगा, इसलिए अब वो अपनी पावर को इकट्ठा करता है और जितनी भी उसने कल्टीवेट करके पावर हासिल की थी वो अपनी तलवार में डालकर उस पर अटैक करता है और इस अटैक से यूनसेट का एम्परर जमीन में जाकर धंसता है और वो फिर से एक और बार घायल हो जाता है। अब सब आसपास खड़े लोग समझ जाते हैं कि इस हार से यूनसेट का एम्परर तिलमिला गया है और अब ये पागल हो चुका है और अब ये जियान की जान लेने के लिए सही या गलत को भूल जाएगा। अब यूनसेट का एम्परर अपने और भी आदमियों को जियान को पकड़ने को भेजता है और उसके सभी आदमी अब अपनी सेक्ट की मशहूर फॉर्मेशन को क्रिएट करते हैं और वो एक इतनी शक्तिशाली शील्ड बना देते हैं कि आइस एम्परर भी उसे ना तोड़ पाए। और अब इसके बाद यूनसेट का एम्परर आसपास की एनर्जी और ऑरा का यूज करके एनर्जी इकट्ठा करता है और वो अब गुस्से में आकर जियान पर अपनी सारी एनर्जी छोड़ने लगता है। वहाँ अब आगे आइस एम्परर उसके सामने खड़ा हो जाता है और अपनी शील्ड बनाकर जियान को बचाने की कोशिश करता है। यूनसेट का एम्परर कहता है कि तुम्हें इस लड़के के लिए अपनी जान खतरे में नहीं डालनी चाहिए, लेकिन आइस एम्परर उसकी बात को नहीं सुनता और अब आइस एम्परर की शील्ड और उसकी एनर्जी आपस में टकराते हैं और दोनों आपस में एक दूसरे को पीछे ढकेलने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर एक जोर का ब्लास्ट होता है और उसमें उन दोनों की एनर्जी न्यूट्रलाइज हो जाती है और अचानक अपने आप उनकी बनाई हुई शील्ड भी टूटकर गिर जाती है। यानी वहाँ कोई शक्तिशाली योद्धा आ जाता है और उसने ही ये शील्ड तोड़ी होती है और इस शक्तिशाली योद्धा को देखकर सब बहुत शौक होते हैं। और ये शक्तिशाली योद्धा कौन है ये हमें आगे आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जियान को यूनसेट का एम्परर पकड़ने की कोशिश कर रहा था और उसने यूनसेट फॉर्मेशन भी बना ली थी, लेकिन तभी वहाँ एक ताकतवर योद्धा आ गया था जिसने एक ही बार में उसकी फॉर्मेशन को तोड़ दिया था। ये ताकतवर योद्धा कई कपड़े पहना है और ये वही योद्धा है जो जियान से तब लड़ा था जब जियान नयन ब्रांड के ग्रैंडफादर को सही करने जा रहा था। जियान समझ जाता है कि उस टाइम ये जियान की ताकत चेक कर रहा था, वो जियान को मारने नहीं आया था। ये ताकतवर आदमी बहुत ज्यादा पावरफुल है और ये दो होंग से भी ऊपर वाली लेवल जिसका नाम दो है उस पर है। ये जियामा एम्पायर का नहीं बल्कि मेनलैंड का है और यहाँ ये जियान को अपने साथ ले जाने आया है, लेकिन यूनसेट का एम्परर उसे ले जाने नहीं देता क्योंकि जियान से अब उसे अपना पर्सनल बदला भी लेना था। और जब उनके बीच बहस ज्यादा बढ़ जाती है तो दोनों अपने अपने हथियार निकाल लेते हैं। ताकतवर योद्धा के पास शैडो की डेविल ताकत थी और वो अब उस पर अटैक करता है। यूनसेट का एम्परर शैडो मैन पर अपनी फुल ताकत से अपने साथ जो भी उसके साथ हैं उनकी ताकत का यूज करके उस पर अटैक कर देता है, लेकिन शैडो मैन आसानी से उसके हमलों से बच जाता है। जिसके बाद अब शैडो मैन अपने बहुत सारे शैडो क्रिएट करता है और उन सभी को एम्परर से लड़ने के लिए भेज देता है। अब लंबी फाइट के बाद एम्परर बुरी तरह घायल हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि वो इसको नहीं हरा पाएगा, लेकिन वो अपनी सेक्ट की इज्जत इस तरह खत्म भी नहीं होने दे सकता था। इसीलिए वो एक बांसुरी निकालता है और उसे बजाने लगता है। ये देखकर सभी बहुत शौक हो जाते हैं क्योंकि ये बांसुरी पुराने सेक्ट मास्टर को बुलाने की थी। वो सेक्ट मास्टर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और उसके सामने कोई भी नहीं टिक पाता था। अब यूजी जो उड़कर किसी का पीछा कर रही थी उसको भी पुराने सेक्ट मास्टर के आने का पता चल जाता है। पुराने सेक्ट मास्टर यूजी के भी मास्टर हैं। सबको ये लगता था कि वो मर चुका है, लेकिन वो अभी भी जिंदा है और अभी भी वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। आइस एम्परर जियान को बताता है कि इसने दो होंग के बैरियर को पूरी तरह से तोड़ रखा है और ये अब दो जोंग लेवल पर है।
जियान को समझ आ जाता है कि वो अब मुसीबत में पड़ने वाला है, लेकिन आइस एम्परर उसे कहता है कि वो हमेशा जियान का साथ देगा, चाहे उसकी मृत्यु ही क्यों ना हो जाए। जिस पर जियान उनको धन्यवाद बोलता है और उनका आभार प्रकट करता है। अब फिर वहाँ पुराने सेक्ट मास्टर आ जाते हैं और एम्परर उन्हें नमस्कार करके उन्हें सब बताता है और जियान की एक इमेज उनके सामने रख देता है और कहता है कि अब आपके युन सेक्ट की इज्जत दांव पर लगी है और अगर आपने अब कुछ नहीं किया तो युन सेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब वो जियान को देखता है और उसके पास आइस एम्परर भी खड़ा था। वो आइस एम्परर को ताना मारते हुए कहता है कि अभी तक तुम क्वीन मेडुसा के हाथों मारे नहीं क्या? जिस पर आइस एम्परर भी उसको ताना मारते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे बुढ़ापे ने तुम्हें अभी तक मारा नहीं है क्या? अब वो जियान की तरफ देखते हैं और जियान उसे नमस्कार करता है और वो जियान के मैनर को देखकर खुश हो जाता है और उससे पूछता है कि क्या जो अभी आइस एम्परर ने कहा वो सब सच है? जिस पर जियान सिर्फ इतना कहता है कि हम सब जानते हैं कि एम्परर पर आप कितना विश्वास करते हो, इसलिए मैं अब कुछ भी कहूँगा वो सब आपको एक बहाना लगेगा। जिस पर पुराना सेक्ट मास्टर ये कहता है कि गलती चाहे किसी की भी हो, लेकिन युन सेक्ट की इज्जत बचाना अब जरूरी है, जिस वजह से तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। अब वहाँ फिर शैडो मैन भी आ जाता है और शैडो मैन और उसकी भी बातें होती हैं, जिसमें दोनों एक दूसरे की ताकत का अंदाजा लगाते हैं और शैडो मैन उसको पीछे हटने की धमकी देता है, लेकिन पुराना सेक्ट मास्टर पीछे नहीं हटता और अब ये तीनों उस पर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। जियान स्नेक के ऊपर बैठकर आगे बढ़ता है। शैडो मैन उसको जाल में फंसाने की कोशिश करता है और आइस एम्परर उसे आइस से मारने की कोशिश करता है, लेकिन लंबे फाइट के बाद भी वो ओल्ड सेक्ट का कुछ नहीं बिगाड़ पाते और ओल्ड सेक्ट मास्टर उन दोनों को दूर फेंक देता है। अब जियान स्नेक पर बैठकर आगे बढ़ता है और उस पर वार करता है, लेकिन जियान को तो वो सिर्फ अपने पैर से टच करके ही नीचे फेंक देता है और स्नेक काफी कोशिश करती है कि वो जियान को बचा सके, लेकिन ओल्ड सेक्ट मास्टर उसे बिना छुए ही दूर फेंक देता है और स्नेक बहुत ज्यादा घायल हो जाती है। वो अब जियान को अपने प्रेशर से मारने लगता है और सब बहुत दुखी होने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ एक लड़की सामने आती है और वो जियान को प्रेशर से फ्री कर देती है। ये लड़की बहुत सुंदर है और ये और कोई नहीं बल्कि क्वीन मेडुसा है, जो अब स्नेक से फ्री होकर पूरी ह्यूमन बन चुकी है और अब वो फाइट करने का चैलेंज ओल्ड सेक्ट मास्टर को देती है और फिर इस पॉइंट पर ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि युन सेक्ट के ओल्ड मास्टर जियान को युन सेक्ट के बाहर नहीं जाने दे रहे थे और उनके बीच फाइट हो रही थी, लेकिन तभी वहाँ क्वीन मेडुसा आ जाती है जो पूरी तरह से ह्यूमन बन चुकी थी। पुराने ओल्ड मास्टर का नाम युन शैन है और अब युन शैन क्वीन मेडुसा को देखकर शॉक होता है और उससे नॉर्मल बातें करता है कि तुम्हारी पावर्स पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं और तुम अब ह्यूमन फॉर्म में आ चुकी हो, और वो ये पूछता है कि तुम इस बच्चे की जान की परवाह क्यों कर रही हो। जिस पर क्वीन मेडुसा बताती है कि उसको इसकी जान से कोई मतलब नहीं, लेकिन ये बच्चा मेरे लिए एक पिल बनाने वाला है, जिस वजह से मुझे इसकी जान बचानी ही होगी। प्रेजेंट टाइम का मास्टर युन शैन को क्वीन मेडुसा की बात मानने से मना करता है और कहता है कि आप जियान को मत जाने दो, लेकिन युन शैन अब अपनी एनर्जी छोड़कर उसको धक्का दे देता है और उसे शांत रहने को कहता है, क्योंकि उसे पता था कि क्वीन मेडुसा मुझे आसानी से हरा देगी। वो कितना भी शक्तिशाली हो, लेकिन क्वीन मेडुसा तो क्वीन मेडुसा है। वो क्वीन मेडुसा को रास्ता दे देता है और अब फाइनली जियान क्वीन मेडुसा के साथ वहाँ से निकल जाता है। अब फिर प्रेजेंट टाइम का मास्टर युन शैन के पास आता है और वो उससे बातें करने लगता है, जिसमें युन शैन को ये पता चलता है कि जियान जियो ट्राइब से ताल्लुक रखता है और ये जिहान का बेटा है। ये सुनकर वो एक अजीब सी इविल स्माइल देता है। वहीं अब यूजिया पहुंचती है और वो नयन रैन के पास जाती है। नयन रैन बहुत ज्यादा रो रही थी और यूजी अब उसे संभालती है। वहीं अब जियान जो क्वीन मेडुसा के साथ आगे बढ़ रहा होता है, वहाँ आइस एम्परर और मिस्टीरियस शैडो मैन भी आते हैं। आइस एम्परर का जो जियान के साथ कॉन्ट्रैक्ट था कि 3 ईयर एग्रीमेंट तक उसे जियान का साथ देना होगा, वो अब पूरा हो गया था, जिस वजह से अब आइस एम्परर जाना चाहता है। आइस एम्परर ने जियान के साथ अच्छा समय बिताया है और दोनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी, इसलिए विदा लेते वक्त दोनों बहुत इमोशनल हो जाते हैं।
अब शैडो मैन जियान के पास आता है और वो भी जियान से कहता है कि मेरा मिशन पूरा हुआ है और अब तुम सेफली यूनसेक्ट से बाहर आ गए हो, जिस वजह से मुझे अब जाना होगा और तुम्हें अब जल्दी से और स्ट्रॉन्ग होना होगा, वरना तुम भी मेरी तरह अपने पसंदीदा लोगों को खो दोगे। अब इसका मतलब जियान नहीं समझ पाता, लेकिन शैडो मैन सिर्फ उसे इतना कहता है कि समय तुम्हें सब समझा देगा और फिर वो वहाँ से चला जाता है। अब फिर जियान क्वीन मेडुसा के पास जाते हैं और क्वीन मेडुसा उसे रॉन्ग लिंक पिल बनवाना चाहती थी, क्योंकि उसे अभी भी अपनी बॉडी को फुल रिकवर करने के लिए ये मेडिसिन चाहिए। वो अब जियान को धमकी देती है और कहती है कि अगर तुमने 1 साल के अंदर ये मेडिसिन नहीं बनाई तो तुम्हें मैं मार दूंगी। जियान को उससे डरना चाहिए था, लेकिन क्वीन मेडुसा की सुंदरता से वो नर्वस रहा करता था और वैसे भी उसे ये मेडिसिन अपने मास्टर को जगाने के लिए भी चाहिए थी, इसलिए वो मान जाता है। अब वो सबसे पहले उतन सिटी जाकर अपने फादर से मिलना चाहता है और अब वो फिर वही करने के लिए निकलता है, लेकिन रास्ते में उसे इस पिल को बनाने के इंग्रेडिएंट्स भी ढूंढने थे, इसलिए वो अलग अलग जंगल, अलग अलग शॉप्स में जाकर इंग्रेडिएंट्स ढूंढता है। उसे ऐसा करने में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन उसे इस मेडिसिन के इंग्रेडिएंट्स कहीं नहीं मिलते। जियान जब जब इंग्रेडिएंट्स ढूंढता था तब तब क्वीन मेडुसा आराम से फल खाती थी और ये सीन बहुत फनी एंगल ले लेता है, क्योंकि हम जियान जैसे शक्तिशाली योद्धा को एक लड़की से डरकर ऐसे काम करते हुए देख रहे हैं। फ्यूचर में क्वीन मेडुसा और जियान के बीच बहुत कुछ होने वाला है, इसलिए क्वीन मेडुसा का नेचर और उसके बिहेवियर को जानना हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब फिर कई जगह पर ढूंढने के बाद भी जियान को जब कुछ नहीं मिलता तो वो उदास होकर आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी जियान नोटिस करता है कि क्वीन मेडुसा ने पैरों में कुछ नहीं पहना है, इसलिए वो फिर एक शू शॉप पर जाता है और वहाँ पर क्वीन मेडुसा फिर अपने लिए शू देखने लगती है। वहाँ की शॉपकीपर बहुत फनी और रोमांटिक टाइप की थी और वो क्वीन मेडुसा को जियान की वाइफ समझ जियान को छेड़ने लगती है और ये सुनकर क्वीन मेडुसा को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में जैसे ही शॉपकीपर की तरफ देखती है वैसे ही वहाँ रखा एक जार टूट जाता है। अब शॉपकीपर डर के तुरंत कुछ सीक्रेट डोर खोलने लगती है और ऐसा लगता है मानो वो स्पेशल फोर्स बुला रही हो, लेकिन तभी वहाँ एक शानदार महंगे वाला शू आ जाता है और शॉपकीपर कहती है कि आप जैसी शक्तिशाली लड़की के लिए ये शू परफेक्ट रहेंगे। अब फिर क्वीन मेडुसा इन शूज को देखती है और उसे ये पसंद आ जाते हैं और वो इन्हें पहन लेती है, लेकिन तभी हम वहाँ एक अय्याश आदमी को देखते हैं जो शॉप के अंदर आता है और वो वहाँ दादागिरी करने लगता है। वो शॉपकीपर को चाकू से धमकाकर साइड कर देता है और फिर अपनी लड़की से जो भी उसको पसंद है वो शू ले लेने को कहता है। उसे जो शू पसंद नहीं आ रहे थे वो उन शूज को फेंक रहा था और फिर लड़की क्वीन मेडुसा को देखती है। जो शूज अभी क्वीन मेडुसा ने लिए थे वो लड़की अब उन शूज को लेना चाहती है और वो क्वीन मेडुसा से इन्हें उतारने को कहती है और उनमें अब बहस हो जाती है और अब लड़की का वो अय्याश मर्द सामने आकर अटैक करता है और जियान उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़का बहुत शक्तिशाली था जिस वजह से जियान को धक्का पड़ जाता है और वो क्वीन मेडुसा के ऊपर जाकर गिरता है। ये सीन जियान के लिए बहुत एम्बैरेसिंग था, लेकिन अब क्वीन मेडुसा सबसे पहले तो जियान को दूर फेंक देती है क्योंकि जियान उसके बहुत नजदीक आ गया था और जियान को फेंकने के बाद वो फिर वहाँ उस लड़के को बुरी तरह से पीट डालती है, जिसके बाद सब क्वीन मेडुसा की ताकत को समझ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम उटान सिटी में जियान के ट्राइब को देखते हैं। वहाँ पर किसी ने अटैक कर दिया था और जीहान और बाकी सब मिलकर भी उन्हें नहीं हरा पा रहे थे और जीहान अब फिर उनके सामने जाता है और उनसे उनकी आइडेंटिटी पूछता है और ये भी पूछता है कि आखिर तुम हमें मारना क्यों चाहते हो, जिस पर वो कुछ जवाब नहीं देता। और जब उसे ये पता चलता है कि ये जो सामने मुझसे बात कर रहा है ये जीहान है तो वो तुरंत जीहान पर अटैक कर देता है। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जियान क्वीन मेडुसा की हेल्प से यूनसेक्ट से आसानी से बाहर निकल गया था और अब वो क्वीन मेडुसा के लिए मेडिसिन बनाने की पिल ढूंढ रहा था। वहीं दूसरी तरफ यूनसेक्ट ने अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए अपने वॉरियर्स जीहान पर अटैक करने के लिए भेजे थे और अब उन सभी ने जियाओ फैमिली पर हमला कर दिया था। जियाओ फैमिली इतनी स्ट्रॉन्ग फैमिली नहीं थी कि वो यूनसेक्ट का सामना कर पाए और अब वॉरियर्स जीहान को घेर लेते हैं और उसे पीटने लगते हैं। उस वॉरियर को ऑर्डर मिले थे कि उसे जीहान को जान से मार डालना है, लेकिन वॉरियर उसे तड़पा तड़पा कर मारना चाहता है।
इसलिए वो वहाँ पर अगरबत्ती जलाता है और कहता है कि अगर तुम इन अगरबत्तियों के बुझने तक जिंदा खड़े रहे तो मैं तुम्हें और तुम्हारे आदमियों को छोड़ दूंगा। अब वो फिर जीहान को पीटने लगता है और उसके साथ ही वॉरियर भी जीहान को खूब पीटते हैं। वो जीहान की बॉडी के जॉइंट्स एक एक करके तोड़ने लगता है और जीहान को इंटरनल ब्लीडिंग भी होने लगती है। बाकी सब लोग ये देखकर बहुत रो रहे होते हैं, लेकिन जीहान ने खुद उनको अपने पास आने से मना किया था क्योंकि वो जानता था कि हम सब मिलकर भी इन्हें नहीं हरा पाएंगे। अब वो जीहान की बॉडी की सारी हड्डी तोड़कर बाकी लोगों को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी बेहोश पड़ा जीहान उन्हें खड़ा होकर कहता है कि मैं अभी मरा नहीं हूँ। उसके आसपास फ्लेम्स जलने लगती हैं और अगरबत्ती अब बुझने वाली थी और वॉरियर्स जीहान को जिंदा नहीं छोड़ सकते थे। इसलिए वो कहता है कि मैंने मन बदल लिया है और मैं अगरबत्ती वाला खेल और नहीं खेलना चाहता हूँ, और फिर वो उन पर अटैक करने के लिए दोबारा जाता है। अब जीहान फ्यूरी टाइगर का यूज करते हुए उन पर हमला करता है और उनको घायल करने में सक्षम भी हो पाता है, लेकिन फिर भी यूनसेक के वॉरियर्स ज्यादा ताकतवर थे और इस वजह से वो अब वहाँ से भागना ही बेहतर समझता है। तीनों वॉरियर्स जीहान का पीछा करते हैं और उसको मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन जीहान एक खाई से नीचे कूद जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम जियान और क्वीन मेडुसा को देखते हैं जो एक रेस्टोरेंट के अंदर बैठे थे और उनकी पास वाली मेज पर कुछ लोग नैनब्रान और जियान के बारे में बातें कर रहे थे। वो जियान की तारीफ कर रहे थे और कह रहे थे कि जियान सच में बहुत शक्तिशाली इंसान है और उसकी मदद करने के लिए 2 ओल्ड मास्टर भी आए थे और यहाँ तक कि क्वीन मेडुसा भी जियान की मदद करने को प्रकट हो गई थी। जियान का इन्फ्लुएंस सच में बहुत ज्यादा है। वो ये भी बात कर रहे थे कि जियान ने एल्केमी कॉन्फ्रेंस में जाकर फर्स्ट रैंक हासिल की थी। वो लोग जियान से काफी ज्यादा प्रभावित थे और वो जियान की तरह बनना चाहते थे। क्वीन मेडुसा और जियान भी उनकी ये सब बातें सुन रहे थे और क्वीन मेडुसा जियान से कहती है कि तुम्हारी फैन फॉलोइंग कुछ ज्यादा ही बढ़ रही है, जिसके बाद अब वो दोनों रेस्टोरेंट से जाने लगते हैं। लेकिन तभी वो उनकी और भी बातें सुनते हैं जिसमें वो ये कह रहे थे कि जियान के ऐसे सब करने से यूनसेक को गुस्सा आ गया है और यूनसेक ने जियाओ फैमिली पर हमला कर दिया है और जियाओ फैमिली बहुत बुरे फेज से गुजर रही है। अब ये सुनकर जियान के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो उनसे पूछता है कि आखिर जियाओ फैमिली को क्या हुआ। अब जब ये सारी बातें उसे पता चलती हैं, तो वो तुरंत अपने घर की तरफ बढ़ने लगता है। क्वीन मेडुसा उसे रोकती है और कहती है कि तुम्हें मेडिसिन ढूंढनी होगी, लेकिन इस बार जियान पहली बार क्वीन मेडुसा से गुस्सा होकर बोलता है कि हम पहले उतान सिटी जाएंगे और उसके बाद तुम्हारी मेडिसिन के इंग्रेडिएंट्स ढूंढेंगे। अब जियान ने पहली बार ऐसा कुछ कहा था और क्वीन मेडुसा समझ जाती है कि बात कितनी सीरियस है और वो दोनों तुरंत वहाँ जाते हैं। जियाओ फैमिली पूरी तरह से उजड़ चुकी थी, इसलिए वहाँ के कुछ अमीर बिजनेसमैन जियाओ फैमिली के पास आकर उसकी गरीबी का फायदा उठाकर उनको लूटने की कोशिश करती है। लेकिन तभी वहाँ जियान आ जाता है और उसको देखकर सब डर जाते हैं क्योंकि सभी को पता था कि जियान अभी कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। वो जियान के सामने अब झुकने लगते हैं और डर डर कर कहने लगते हैं कि हम तो बस यहाँ मदद करने आए थे और अगर किसी बात का बुरा लगा हो तो हमें माफ कर दो। वो वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन वो जो अपने साथ एक वॉरियर लाए थे वो लियूजी का रिश्तेदार था और वो जियान से लियूजी की मौत का बदला लेना चाहता था और इसलिए वो जियान पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी वहाँ क्वीन मेडुसा आ जाती है और क्वीन मेडुसा उसके हमला करने से पहले ही उस पर अपनी एनर्जी छोड़ देती है और वो इतनी बुरी तरह मर जाता है कि उसकी राख भी नहीं बचती। अब जियान को फिर सारी बातें पता चलती हैं कि कैसे यूनसेक ने उन पर हमला किया और उसके पापा को वहाँ से भागना पड़ा और बाकी जो जियाओ फैमिली के अंदर लोग थे वो माउंटेन्स के अंदर जाकर छुप गए। जियाओ फैमिली के पास एक अद्भुत क्रिस्टल था जो बार बार ब्लिंक कर रहा था और वो उन्हें ये दर्शा रहा था कि जियान अभी जिंदा है लेकिन उसकी जान खतरे में है। अब फिर क्वीन मेडुसा बताती है कि जब वो यहाँ आ रहे थे तो उसने युन लैनजोंग के एनर्जी ट्रेसेस देखे थे और ये सुनकर जियान शॉक हो जाता है और फिर यही ये एपिसोड इस तरह खत्म हो जाता है। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जियान जी क्लैन में वापस आ गया है और उसे ये पता चलता है कि कैसे युनलैंग ने जी क्लैन पर हमला करवा दिया था और इस हमले में जिहान को क्लैन से भागना पड़ा था और वो माउंटेन्स में जाकर कहीं छुप गए थे। जियान के पास एक डिवाइस था जिससे पैट्रियार्क के जिंदा या मरने का पता चलता था। अभी इस वक्त ये डिवाइस जल बुझ रहा था जिस वजह से जियान समझ जाता है
कि उसके फादर की लाइफ खतरे में है और वो जीवन और मृत्यु के बीच में संघर्ष कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हम यूजी को देखते हैं जो युनलेंग से पूछताछ कर रही थी कि वो जी क्लैन के अंदर क्यों गया था। यूजी की पोजीशन युनलेंग से बड़ी है, जिस वजह से युनलेंग को सभी सवालों के जवाब देने ही होंगे। वहीं दूसरी तरफ जियान जो अपने फादर की इस हालत पर बहुत दुखी था, वो युनलेंग से बदला लेना चाहता है और अपने पापा को बचाना भी चाहता है, लेकिन उसे ये नहीं पता है कि आखिर उसके पापा कहाँ हैं। सभी लोग जियान को बचाना चाहते हैं और जियान का वो चाचा जो जियान से हमेशा नफरत करता था, वो भी आज जियान को बचाना चाहता है, क्योंकि वो उसका बड़ा भाई है और उसने उसको शुरू से देखा है कि कैसे उन्होंने स्ट्रगल करके अपनी क्लैन को खड़ा किया था और कैसे अपने बिजनेस को फैलाया था। लेकिन अब इस मौके पर युनलेंग ने जियान के साथ साथ उसकी पूरी क्लैन उजाड़ कर रख दी है और जी क्लैन के बिजनेस भी उससे छीन लिए गए हैं। अब जियान ये डिसाइड करता है कि वो जी क्लैन को उतान सिटी से दूर ले जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ के लोगों में ये बात फैलेगी कि युनलेंग ने यहाँ आकर जियान को मार दिया तो जी क्लैन की बहुत बुराई होगी, जिस वजह से अब पहले अपने बिजनेस को हासिल करने का डिसाइड करता है। उसे युनलेंग से भी बदला लेना था, इसलिए वो क्लैन के सभी डिसाइपल्स को तैयार रहने को कहता है। अब फिर जियान के कहने के मुताबिक सभी लोग वुतान सिटी को छोड़कर जाने लगते हैं। सबसे पहले वो लोग निकलते हैं जिनको लड़ना नहीं आता और जिनको लड़ना आता है वो जियान के साथ ओबामा मार्केट में जाते हैं। असल में ये मार्केट जी क्लैन की थी, लेकिन ओबामा क्लैन ने इन पर अपना कब्जा जमा लिया था, जिस वजह से अब जियान डिसाइपल्स के साथ ओबामा मार्केट पर हमला बोल देता है और उनमें फाइट होने लगती है। जियान अपने क्लैन को तगीर डेजर्ट में स्थित अपने भाई की स्टील मशीनरीज क्लैन में भेज देता है, क्योंकि उस जगह युनसेक की पावर कम है और वहाँ उसके दोनों भाइयों के अंडर में उसकी क्लैन सही से रह सकती है। जियान और बाकी सब ओबामा मार्केट के बाद और भी मार्केट्स पर हमला करते हैं और जो मार्केट उनसे छीन ली गई थी उन सभी को वापस हासिल कर लेते हैं। अब हर मार्केट पर जियान का झंडा लहरा जाता है और वो मार्केट्स जो जियान की साथी थी वो जियान से हाथ मिला लेती हैं। अब जी क्लैन के सभी लोग उसके भाई के पास पहुंच चुके थे और जियान और उसके कुछ डिसाइपल्स वुतान सिटी के अंदर ही थे और अब जियान के साथ वो मीटिंग रखते हैं जिसमें वो ये बातें करते हैं कि उन्होंने अपनी सभी मार्केट्स पर अपना हक हासिल कर लिया है और अब बाकी बचे हुए डिसाइपल्स भी जियान के भाइयों के पास जाने को कहते हैं। जियान भी उन सबको वहाँ जाने का ऑर्डर देता है और कहता है कि तुम सब वहाँ जी क्लैन की एक नई शुरुआत करना। अब जियान से ऐसा सब सुनकर एल्डर्स पूछते हैं कि क्या आप हमारे साथ नहीं चल रहे हो। इस पर जियान कहता है कि वो युनलेंग से बदला लेकर और अपने फादर को बचाकर ही वापस आएगा। अब फिर सब एल्डर्स चले जाते हैं और जियान क्वीन मेडुसा के साथ युनसेक की तरफ जाने लगता है। रास्ते में क्वीन मेडुसा जियान की जान बचाने का उसे प्रॉमिस करती है और वो उड़कर वहाँ जा रहे होते हैं, इसलिए आसमान में सभी उन्हें देख लेते हैं कि वो युनसेक की तरफ जा रहे हैं। आइस एम्परर समझ जाते हैं कि जियान के ऊपर खतरा आने वाला है, इसलिए वो जियान को बचाने के लिए उसके पीछे पीछे आने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम युनसेक के अंदर देखते हैं जहां यूजी बैठी होती है और वो सभी से उत्तर मांग रही होती है कि आखिर उन्होंने जी क्लैन पर हमला क्यों किया था। युनलेंग खड़ा होकर अपनी घिसी पिटी सी एक्सप्लेनेशन देना शुरू करता है कि जियान ने मो चेंग को मारा था, जिस वजह से मैं उसके घर पर मो चेंग का बदला लेने गया था। यूजी समझ जाती है कि युनलेंग झूठ बोल रहा है, क्योंकि युनलेंग को मो चेंग से बिल्कुल प्यार नहीं था। वो तो इसलिए जियान को तबाह करना चाहता है क्योंकि वो 3 ईयर एग्रीमेंट जीत गया था और उसे जियान से इस बात की चिढ़ थी और वो इसलिए जियान को मारना चाहता है। अब युनलेंग गिल्टी साबित हो रहा था, लेकिन तभी युनलेंग के समर्थन में एक आदमी खड़ा होता है और कहता है कि उन्होंने जी क्लैन को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया है, उन्होंने बस थोड़े घर और थोड़ी बिल्डिंग तोड़ी है। जियान को ये पता चल ही नहीं पाएगा कि ये तबाही आखिर मचाई किसने है। इस पर यूजी गुस्से में कहती है कि तुम जियान को इतना मूर्ख मत समझो, वो पता लगा ही लेगा कि ये युनसेक का काम है। अब वो सब बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ उन्हें एक आवाज सुनाई देती है और वो सब बाहर जाकर देखते हैं तो उन्हें जियान खड़ा मिलता है। जियान अपनी तलवार निकालकर उन सभी को धमकी देता है और कहता है कि अब मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा और तुम्हें मेरे पापा की इस हालत की कीमत चुकानी होगी।
अब फिर जियान की नजर यूजी पर जाती है और वो यूजी को देखकर इमोशनल हो जाता है, क्योंकि एक समय पर वो यूजी से बेइंतहा मोहब्बत किया करता था, लेकिन आज समय ने उसको उसका सबसे बड़ा दुश्मन बना दिया है। वो यूजी के सामने उसकी ही सेक्स से लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन वो अपने पापा की हालत को ऐसे भूल भी नहीं सकता था। अब ओल्ड सेक्ट मास्टर जियान की कंडीशन को समझता है और कहता है कि मैं युनलेंग की मचाई हुई तबाही और टूटे हुए घरों के लिए मुआवजा देने को तैयार हूँ। इस पर जियान को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मैंने अभी तक आपके साथ आपको एक सीनियर मानकर रिस्पेक्ट की बात की, लेकिन आप सीनियर कहलाने के लायक नहीं हैं। युनलेंग ने मेरे पूरे क्लैन को समाप्त कर दिया है। उसने मेरे पापा को अधमरी हालत में कर कहीं छुपा दिया है। इस सब का फैसला आप एक मुआवजे के साथ करना चाहते हो। ये सब सुनकर यूजी को शॉक लगता है, क्योंकि उसे ये नहीं बताया गया था कि युनलेंग ने जियान के फादर को अधमरी हालत में छुपा दिया है। वो युनलेंग से काफी ज्यादा गुस्सा होती है और उसको डांटकर पूछती है कि आखिर तुमने जिहान को कहाँ छुपाया है। वो कहता है कि हमने जिहान का पीछा किया था, लेकिन वो एक खाई में जाकर गिर गया था और उसके बाद हम उसे ढूंढ नहीं पाए। ये सुनकर यूजी को बहुत दुख होता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वो जियान को अब क्या कहकर समझाए। अब जियान गुस्से में था और उसको जब कोई जवाब नहीं मिलता तो वो पूरी की पूरी यूनसेट को तबाह करने का डिसाइड करता है। अब वो 2 फ्लेम्स को मिलाकर एंग्री बुद्धा लोटस की फॉर्मेशन करने लगता है। ये फॉर्मेशन एक तरह से ब्रह्मास्त्र की तरह है और ये फॉर्मेशन अगर क्रिएट हो जाए तो पूरी की पूरी यूनसेट तबाह हो जाएगी। अब वहाँ आइस एम्परर भी आ रहे थे और उन्हें ये पता चल गया था कि जियान एंग्री बुद्धा लोटस को फॉर्म कर रहा है, जिस वजह से उन्हें अब ये पता चल जाता है कि यूनसेट अब बर्बादी की कगार पर है। अब ओल्ड सेक्ट मास्टर जियान को रोकने के लिए उस पर अपने वॉरियर्स से हमला करते हैं और जियान अब फॉर्मेशन को क्रिएट करने के लिए उनसे बचकर भागने लगता है। जियान उनसे बचकर भाग रहा था, लेकिन तभी अब उसके सामने ओल्ड सेक्ट मास्टर आ जाते हैं और फिर यही ये एपिसोड इस तरह खत्म हो जाता है। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जियान फैमिली का यंग लीडर बन गया था और उसने ऑपा फैमिली को तबाह कर दिया था, क्योंकि ऑपा फैमिली जियाओ फैमिली के कमजोर हो जाने पर जियाओ फैमिली के बिजनेस हड़पने आई थी। जियान ने अपने सभी ट्राइब वालों को ये कहा था कि अब हम सभी को उतान सिटी छोड़कर डेजर्ट रॉक सिटी में जाकर अपने भाइयों के साथ रहना चाहिए, जिस पर सब मान गए थे और वहाँ चले गए थे। लेकिन जियान क्वीन मेडुसा के साथ यूनसेक्ट के अंदर आया था और वहाँ पर उसे पता चलता है कि यूजी यूनसेक्ट की मास्टर है। वो यूजी से प्रेम करता था, लेकिन वो अपने पापा का बदला लिए बिना यहाँ से नहीं जा सकता था, इसलिए वो यूनसेक्ट को खत्म करने के लिए बुद्धा लोटस एंगर बनाने लगता है और इस लोटस एंगर को बनाने के लिए उसे 2 फ्लेम्स को मिक्स करना है और अब जियान ऐसा करने लगता है। सब समझ जाते हैं कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, जिस वजह से अब युनलेंग और उसके 2 डिसाइपल जियान को रोकने के लिए जाते हैं। ओल्ड सेक्ट मास्टर भी जियान को रोकने जाते हैं, लेकिन क्वीन मेडुसा उनके सामने आ जाती है और उन्हें रुकने के लिए कहती है। ओल्ड मास्टर उसे पीछे हटने को कहता है और कहता है कि मैं अभी तुमसे लड़ना नहीं चाहता, लेकिन क्वीन मेडुसा उसे पलटकर कहती है कि जब से मैंने ये बॉडी प्राप्त की है तब से मैंने अपनी रियल स्ट्रेंथ किसी को नहीं दिखाई। शायद अब समय आ गया है कि लोग मेरी ताकत के बारे में जाने। इससे ओल्ड सेक्ट मास्टर को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि अगर तुमने मुझे रोक भी लिया तो युनलेंग और उसके डिसाइपल जियान को फिर भी फ्लेम्स को मिक्स करने से रोक देंगे। जिस पर क्वीन मेडुसा काउंटर रिप्लाई देते हुए कहती है कि वो जियान की हेडेक है, अभी मेरा काम सिर्फ तुम्हें रोकना है और मैं तुम्हें रोक कर रहूंगी। अब ओल्ड सेक्ट मास्टर को समझ आ जाता है कि उसे क्वीन मेडुसा से फाइट करनी ही होगी, जिस वजह से वो यूजी को आदेश देता है और कहता है कि तुम यूनसेक्ट मास्टर हो और तुम्हारा ये कर्तव्य है कि तुम सेक्ट पर आई हुई विपत्ति का निवारण करो। इसलिए अब तुम जाओ और जियान को फ्लेम्स मिक्स करने से रोको। अब यूजी के पास और कोई चारा नहीं था, जिस वजह से ना चाहते हुए भी वो वहाँ जाती है और उसे रोकने की कोशिश करती है। वो उड़ते उड़ते कहती है कि हम दोनों बैठकर शांत होकर बात करते हैं, लेकिन जियान के ऊपर गुस्सा सवार था, क्योंकि अभी सबके सामने युनलेंग ने अपना गुनाह कबूल किया है, लेकिन अब भी यूनसेक्ट उसे सजा नहीं दे रहा है। यूजी इमोशनल होते हुए उसे यूनसेक्ट के डिसाइपल्स के बारे में सोचने को कहती है और कहती है कि यहाँ पढ़ने वाले डिसाइपल्स की कोई गलती नहीं है, सारी गलती युनलेंग की है और अगर तुम युनलेंग की वजह से बुद्धा लोटस एंगर को यूज करोगे तो पूरे सेक्ट को इसका परिणाम सहना पड़ेगा।
ये सब सुनकर भी जियान नहीं रुकता, क्योंकि युनलैंग ने जब उसकी फैमिली पर हमला किया था तब उसने जियाओ फैमिली के कई सारे डिसाइपल्स को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था। इसलिए जियान अब भी यूजी की बातें नहीं मानता और फ्लेम्स को मिक्स करना कंटिन्यू रखता है। लेकिन अब यूजी जियान के बिल्कुल सामने आ जाती है और उसकी आंखों में देखती है, जिस वजह से जियान इमोशनल हो जाता है और अब वो शांत होकर सोचने लगता है कि वो युनलैंग जैसा इविल नहीं है, जिस वजह से जो युनलैंग ने उसके साथ किया वैसा वो युनलैंग के साथ नहीं कर सकता है। इसलिए अब वो शांत होने की कोशिश करता है। लेकिन तभी युनलैंग के डिसाइपल और युनलैंग खुद उसे मारने उसके पास आने लगते हैं और अब जियान को फिर गुस्सा आ जाता है और वो फ्लेम्स को मिक्स करते हुए उससे बुद्धा लोटस एंगर बना लेता है। युनलैंग अपनी एनर्जी से जियान को मारने की कोशिश करता है, लेकिन अब जियान का बुद्धा लोटस एंगर तैयार हो गया था, जिस वजह से वो अब जब उस फॉर्मेशन को युनलैंग के ऊपर छोड़ता है तो युनलैंग की एनर्जी खत्म हो जाती है और वो इस फॉर्मेशन से मरने लगता है। वो अपनी हेल्प के लिए ओल्ड सेक्ट मास्टर को बुलाता है और ओल्ड सेक्ट मास्टर तुरंत उसके पास आकर उसे संभालता है और फॉर्मेशन को सेक्ट से टकराने से रोकता है। अब उनके बीच बहुत ज्यादा स्ट्रगल होता है और जियान की फॉर्मेशन युनलैंग की हड्डी पसली तोड़ डालती है। जियान ने ये फॉर्मेशन सेक्ट के ऊपर नहीं बल्कि युनलैंग के ऊपर ही छोड़ी थी, इसलिए सेक्ट को इस फॉर्मेशन से कम नुकसान पहुंचता है। हालांकि इस फॉर्मेशन से चारों तरफ अब धमाका हो जाता है और जमीन हिलने लगती है। ओल्ड सेक्ट मास्टर जो युनलैंग को संभालने की कोशिश कर रहे थे वो अपने इस काम में फेल हो जाते हैं और युनलैंग की एक एक हड्डी टूट जाती है और वो बुरी तरह घायल हो जाता है। ओल्ड सेक्ट मास्टर को अब जियान के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो पहले अब युनलैंग की बॉडी को नीचे फेंकते हैं और कहते हैं कि इसको डॉक्टर के पास ले जाओ और अगर ये बच सके तो इसे बचाओ, मैं इस जियान को देखता हूँ। अब वो जियान की तरफ गुस्से से देखते हुए कहते हैं कि मैं अपनी इस बेइज्जती का बदला तुमसे लूंगा। ये कहकर वो तुरंत जियान को मारने उसके पास दौड़ने लगते हैं और फिर जियान उनसे बचकर भागने लगता है। वो जियान को पकड़ने ही वाला था कि अब क्वीन मेडुसा तुरंत उसके पास आ जाती है और उसकी एंट्री आइकॉनिक लेवल की थी। लेकिन अब वो क्वीन मेडुसा की भी परवाह नहीं करता और अपने 3 क्लोन बनाकर 2 क्लोन जियान के पीछे भेजता है और खुद वो क्वीन मेडुसा से लड़ता है। अब फिर वहाँ आइस एम्परर भी आ जाते हैं और वो तुरंत जियान को बचाने के लिए क्वीन मेडुसा का साथ देते हुए ओल्ड सेक्ट मास्टर से लड़ने लगते हैं। ओल्ड सेक्ट मास्टर के वो क्लोन अपनी एनर्जी को यूज करके जियान को उसमें फंसाते हैं और अब जियान उनके बीच बहुत स्ट्रगल करने लगता है और वो अब मरने की कगार पर आ जाता है क्योंकि वो अब बहुत ज्यादा घायल हो चुका था। वो अब ये सोचने लगता है कि अब ये उसका आज आखिरी दिन है, लेकिन तभी वो अपने मन के अंदर पहुंच जाता है और वहाँ उसे उसके टीचर दिखाई देते हैं जो उसकी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतने स्ट्रॉन्ग हो जाओगे और तुम्हारा दुश्मन भी इतना खतरनाक होगा। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ और तुमने अभी तक काफी कुछ सहा है, लेकिन अब तुम्हारा मास्टर आ गया है और अब तुम सारी चिंता उन पर छोड़ दो। वो ऐसा कहकर आसपास की एनर्जी को हटाते हैं और जियान की बॉडी को कंट्रोल करके अपनी तलवार को एक अलग रूप देते हैं। सब जियान का ये रूप देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि जियान के अंदर जो हिडन पावर थी वो क्या था और वो कितनी स्ट्रॉन्ग थी। ये सीन काफी ज्यादा आइकॉनिक लेवल का है और अब जियान जिसके अंदर उसके टीचर हैं, वो दोनों मिलकर कहते हैं कि हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अभी मुझे वापस जाना होगा। तुम मुझे युनसेक से बाहर निकलने से नहीं रोक सकते हो और बाहर जाकर अपने काम निपटाकर मैं फिर से यहाँ आऊंगा और तुम्हें तबाह कर दूंगा। क्वीन मेडुसा भी जियान को देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि उसके पास जो अभी बॉडी थी उसे उसकी आदत नहीं हुई थी और फिलहाल उसकी सोल पावर कम थी, जिस वजह से अगर वो इससे लड़ाई करती तो शायद क्वीन मेडुसा हार जाती। लेकिन अब जियान के मास्टर आ गए हैं, जिस वजह से क्वीन मेडुसा टेंशन फ्री हो जाती है। ओल्ड सेक्ट मास्टर भी जियान की इस ताकत को देखकर काफी शॉक होते हैं, लेकिन वो अब इस मौके पर जियान से डरकर पीछे नहीं हट सकते थे, इसलिए वो जियान को मारने आगे बढ़ते हैं और जियान भी अब उनको मारने के लिए आगे बढ़ता है। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जियान ने युनलैंग के ऊपर बुद्धा लोटस एंगर का यूज कर लिया था और इससे ओल्ड सेक्ट मास्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, जिस वजह से वो तुरंत जियान को मारने उसके पास जाने लगा था और अपने क्लोन्स क्रिएट करके वो जियान को जान से मारने ही वाला था कि तभी जियान के टीचर जो उसकी सोल रियलम के अंदर सो गए थे
वो जाग जाते हैं और अब वो जियान के लिए फाइट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये देखकर सब काफी शॉक हो जाते हैं। ओल्ड सेक्ट मास्टर का नाम युनशैन है और अब युनशैन सीधे जियान पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। जियान भी अपने टीचर की सहायता लेकर अब उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है। वहीं अब यूजी इन सब को देखकर टेंशन में आ रही थी और अब नयन रैन उसके पास आती है और नयन रैन को उदास देखकर यूजी समझ जाती है कि नयन रैन जियान को पसंद करती है और वो उससे पूछती है कि क्या तुम जियान को पसंद करती हो, जिस पर नयन रैन मना कर देती है। लेकिन हमें अच्छे से पता है कि नयन रैन जियान को पसंद करने लगी थी, लेकिन उसे बहुत रिग्रेट हो रहा था क्योंकि 3 साल पहले नयन रैन ने जियान के साथ सच में बहुत बुरा बर्ताव किया था। अब वो दोनों ही उदास हो रहे होते हैं, लेकिन फिर नयन रैन उदासी की सीमाओं से बाहर निकलकर अपनी टीचर से जोश भरे स्वर में कहती है कि जब ये सब खत्म हो जाएगा तब वो लाइफ और डेथ के गेट में एंटर करेगी। यूजी एग्री कर जाती है और कहती है कि अब सच में समय आ गया है कि तुम उस गेट में एंटर करो। वो गेट यूनसेट के एंसेस्टर्स का रेस्टिंग प्लेस है। यूजी एग्री तो कर जाती है, लेकिन वो उसे कहती है कि जब तुम 2 लियांग बन जाओगी तभी तुम वहाँ जाओगी और नयन रैन को वो बनने में टाइम है। इसलिए नयन रैन थोड़ी उदास हो जाती है। वहीं हम जियान को देखते हैं जो युनशैन से लड़ रहा था और उनमें आइकॉनिक लेवल की फाइट हो रही थी। उनके फाइट को देखकर ऐसा लग रहा था मानो कोई 2 वॉरियर जो दोजोंग लेवल पर हो वो लड़ रहे हैं। सब ये देखकर काफी शॉक हो रहे थे। वो तीनों मास्टर्स जो जियान के साथ थे वो इस फाइट को लेकर आपस में बातें करते हैं और जियान की ताकत का अंदाजा लगाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि अब युनशैन बचने वाला नहीं है क्योंकि आज जियान पहले ही गुस्से में है और उसके पास एक नई ताकत और आई है। और अगर फिर भी उसे कोई दिक्कत हुई तो यहाँ क्वीन मेडुसा तो है ही जो चाहे एक ही बार में युनशैन को जान से खत्म कर देगी क्योंकि युनशैन जियान की वजह से पहले ही बहुत घायल हो गया है। उनके बीच बहुत आइकॉनिक लेवल की बैटल चल रही थी क्योंकि जियान हैंड टू हैंड बैटल के साथ साथ डॉग की बैटल में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन दे रहा था। अब उन दोनों के बीच काफी स्ट्रगल होता है और फाइनली जियान युनशैन के मुंह से खून निकालने में कामयाब हो जाता है, जिस वजह से अब युनशैन अपने डिसाइपल्स को अपना साथ देने के लिए बुलाता है और अब यूनसेक्ट के सभी डिसाइपल्स एक बहुत पावरफुल फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं। अब जियान समझ जाता है कि वो इस फॉर्मेशन से नहीं बच सकता है और वो अपने टीचर को भी ये बात समझाता है। वो दोनों डिस्कस करते हैं और डिस्कशन में एंड में यही एक तरीका बचता है कि जियान को यहाँ से निकल जाना चाहिए क्योंकि अब जियान के रिश्ते क्वीन मेडुसा के साथ भी अच्छे नहीं हैं और क्वीन मेडुसा भी शायद उसकी मदद करने से मना कर सकती है। टीचर इस मौके पर कोई भी रिस्क लेने से मना कर देते हैं और जियान को यहाँ से पीछे हटने को कहते हैं और अब जियान उनकी बात को मानते हुए अपनी तलवार को अंदर रखता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन युनशैन उसको इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकता था, इसलिए वो पीछे से उस पर अपनी एनर्जी छोड़ता है और अब जियान अपने टीचर्स की पावर का यूज करते हुए वहाँ से भागता है। वो अपने टीचर्स की अलग अलग शक्तियों का यूज कर रहा था, इसलिए वो छोड़ी गई एनर्जी से बच जाता है। युनशैन ये देखकर शॉक हो जाता है और वो अब अपने डिसाइपल्स को साथ लेकर उन सभी की एनर्जी को एक्यूमुलेट करता है और फिर जियान पर छोड़ता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जियान ने अपने टीचर की मदद से फिर से एक बुद्धा लोटस एंगर क्रिएट कर लिया है और वो उसको सीधे युनशैन पर छोड़ देता है और बुद्धा लोटस एंगर उसकी एनर्जी को नलिफाई करते हुए सीधे युनशैन पर जा लगता है और फिर यही एपिसोड इस तरह खत्म हो जाता है। जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जियान यूनसेक्ट में आया था और वहाँ युनलेंग जियान को अब बाहर जाने नहीं दे रहा था, जिस वजह से जियान युनलेंग को अपने बुद्धा लोटस एंगर से घायल कर देता है। जिसके बाद युनशैन अब आगे बढ़ता है और जियान को मारने की कोशिश करता है, लेकिन जियान के मास्टर अब जाग चुके थे, जिस वजह से जियान अपने मास्टर की पावर का यूज करते हुए युनशैन से फाइट करता है। और पिछले एपिसोड में जियान ने युनशैन के ऊपर भी बुद्धा लोटस एंगर छोड़ दिया था। अभी जियान की सोल पावर पूरी तरह से रिकवर नहीं होती है, जिस वजह से ये बुद्धा लोटस एंगर पूरी तरह से चार्ज नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी बुद्धा लोटस एंगर सीधा जाकर युनशैन को लग जाता है और वो नीचे गिरने लगता है और युनशैन अब इतना घायल हो गया था कि वो अपने आप को संभाल नहीं पाता और वो नीचे की तरफ गिरने लगता है। अब जियान उसके पास जाने लगता है क्योंकि वो आज युनशैन को जान से खत्म कर देने वाला था और अब जियान उसको मार ही देने वाला होता है कि तभी वहाँ यूजी आ जाती है
और वो जियान को ऐसा करने से रोक देती है और कहती है कि भले ही हम दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हो, लेकिन मैं अपने सेक की इज्जत दांव पर नहीं लगा सकती हूँ। युनशन मेरे मास्टर हैं और मैं उनको इस तरह मरने नहीं दूंगी। यूजी को खुद ऐसा कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो अपनी ड्यूटी से मुंह नहीं मोड़ सकती थी। लेकिन जियान उससे पूछता है कि अगर युनशन की जगह मैं कमजोर पड़ रहा होता तो क्या तब भी तुम मेरी जान बचाने मेरे पास आती और युनशन को रोकती। ये सुनकर यूजी चुपचाप खड़ी हो जाती है, क्योंकि उसे जियान का क्वेश्चन लॉजिकल लगता है और उसके पास इसका कोई जवाब नहीं होता। जियान अब फिर से आगे बढ़ता है और वो युनशन को मारने के लिए जाने लगता है, और इस बार भी जब वो युनशन को मारने वाला होता है तो यूजी फिर से उसे रोक लेती है और उससे बात करने की कोशिश करती है। लेकिन तभी पीछे से युनशन एकदम जियान के पीछे आकर खड़ा हो जाता है और वो सीधे जियान पर अपना पाम अटैक कर देता है और उसके अटैक से जियान काफी दूर जाकर गिरने लगता है। अब युनशन यूजी को जियान को जान से खत्म करने का ऑर्डर देता है और कहता है कि अगर हमने जियान को जिंदा छोड़ दिया तो जियान फ्यूचर में हमसे बदला लेने जरूर आएगा, और इसकी पावर देखकर हमें लग रहा है कि ये फ्यूचर में युनसेक को खत्म करके रख देगा। जियान जो उस अटैक की वजह से दूर जा रहा था वो अब अपने आप को संभालता है, लेकिन इस अटैक से वो काफी ज्यादा घायल हो गया था। जियान को अब यूजी के ऊपर भी गुस्सा आने लगता है और वो अब यूजी से गुस्से में कहता है कि अब तुम्हारे और मेरे बीच में कोई संबंध नहीं रहा है, अब से तुम और मैं दुश्मन हैं। और फिर जियान उसको उसका बैग और उसका कपड़ा जो उसने गुफा में लिया था वो वापस लौटा देता है और फिर युनशन से कहता है कि मैं तुम्हारे स्पाम अटैक को याद रखूंगा और फ्यूचर में तुमको इससे 10 गुना ज्यादा दर्द दूंगा। वो ये कहकर वहां से जाने लगता है, क्योंकि अब जियान के पास इतनी पावर नहीं बची थी कि वो युनशन और यूजी दोनों से लड़ाई कर सके। वो बहुत घायल भी हो चुका था और वो कभी भी बेहोश हो सकता था, इसलिए वो जल्दी से वहां से भागने लगता है। युनशन अपने सभी डिसाइपल से जियान को पकड़ने को कहता है और उसको जान से खत्म करने का ऑर्डर देता है, क्योंकि अब आज के दिन ही वो जियान की कहानी को खत्म कर देना चाहता है, क्योंकि उन्हें अब अच्छे से समझ आ चुका है कि अगर उन्होंने जियान जैसे दुश्मन को जिंदा छोड़ दिया तो ना सिर्फ युनसेक तबाह होगी बल्कि युनसेक के सभी एल्डर्स मारे जाएंगे। जियान वहां से भागने लगता है और फिर अपने टीचर्स को वो बताता है कि वो ये सब अपने डैड के लिए कर रहा था। वो और टीचर अब एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और टीचर की बातों को सुनकर जियान को काफी अच्छा लगता है, क्योंकि अब उसके टीचर इतने समय बाद फाइनली जियान से बातें कर पा रहे थे। युनशन ने जियान को काफी ज्यादा घायल कर दिया था, जिसकी वजह से जियान भी कमजोर और गिरने की अवस्था में है, लेकिन टीचर उसे संभालते हैं और कहते हैं कि अब मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ, जिस वजह से तुम्हारी बॉडी की रिकवरी अब जल्दी जल्दी होया करेगी। तुमने एक ही दिन में 2 बार बुद्धा लोटस एंगर का इस्तेमाल किया है, जिस वजह से तुम्हारी सोल पावर बहुत कम हो गई है, और तुम्हारी सोल पावर कम होने की वजह से शायद अब मैं एनर्जी गेन ना कर पाऊं और थोड़ी देर बाद फिर से सोने चला जाऊं, लेकिन जब तक मैं अभी हूँ तब तक तुम्हें किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। वहीं जियान क्वीन मेडुसा को देखता है, जो फिर से स्नेक में तब्दील हो गई थी, और जियान स्नेक को देखकर काफी खुश होता है और उसे खाना खिलाता है। वो स्नेक से बातें करने लगता है और कहता है कि क्वीन मेडुसा भी गुस्से वाली लड़की है, तुम बहुत अच्छी हो। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां पर युनशन के भेजे हुए डिसाइपल जियान को पकड़ने आ जाते हैं। अब सारे डिसाइपल जियान को पकड़ने लगते हैं और जियान उनसे बचकर भागने लगता है, लेकिन जियान की स्पीड क्योंकि बहुत तेज थी, इसलिए वो उनकी नजरों से ओझल हो जाता है और कहीं जाकर छुप जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम एक हॉल को देखते हैं, जिसके अंदर युनसेक के खिलाफ जो भी लोग खड़े थे वो सब एक मीटिंग कर रहे थे और युनसेक के खिलाफ अपनी अपनी बात रखते हैं। वहीं हम उन डिसाइपल्स को देखते हैं जो यही सब बातें कर रहे थे कि जियान कमजोर अवस्था में है और हमारे पास सिर्फ यही मौका है जिसमें हम जियान को पकड़ सकते हैं, क्योंकि अब जियान कमजोर है और उसको मारने का इससे अच्छा मौका और कोई नहीं है। वहीं हम जियान को देखते हैं जो छुपा हुआ था, लेकिन तभी उसके पास बहुत सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं जो जियान पर हमला करने वाले होते हैं। जियान उनसे लड़ने की अवस्था में नहीं था, लेकिन फिर भी वो अपनी तलवार उठाकर उनका सामना करने का डिसाइड करता है। लेकिन तभी स्नेक मॉन्स्टर्स के ऊपर जाकर बैठती है और उन सभी को वो कंट्रोल कर लेती है, क्योंकि ये स्नेक असल में क्वीन मेडुसा है और ये सभी क्रीचर्स क्वीन मेडुसा के कंट्रोल में है। अब जियान स्नेक को धन्यवाद करता है और फिर आगे बढ़ने लगता है और एक जगह जाकर बैठ जाता है,
क्योंकि वो अब बहुत ज्यादा घायल हो गया था और उसे आराम की जरूरत थी। उसके मास्टर अब उसकी बॉडी से बाहर आते हैं और उसकी पिल जो उसने तैयार की थी उसके बारे में उससे और ज्यादा जानकारी लेते हैं और उसकी बॉडी को भी अब वो रिकवर करने लगते हैं। वहीं हम उन डिसाइपल्स को देखते हैं जो जियान का पीछा कर रहे थे। उन्हें पता चलता है कि जियान वॉरक्राफ्ट माउंटेन्स में पहुंच गया है और उस माउंटेन्स में बहुत सारे मॉन्स्टर्स रहते हैं और वहां युनसेक के डिसाइपल्स का जाना सेफ नहीं है। इसलिए डिसाइपल्स अब अपने उड़ने वाले पालतू मॉन्स्टर्स को नीचे जियान को पकड़ने के लिए भेज देते हैं और फिर यही एपिसोड इस तरह खत्म हो जाता है। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जियान युनसेक के अंदर था और वहाँ पर उसने युनलैंग को अपने बुद्धा लोटस एंगर से इतना ज्यादा घायल कर दिया था कि वो अब अपनी आखिरी सांसें गिनने लगा था। इस सब से युनशेन को भी बहुत गुस्सा आ गया था और वो तुरंत जियान को मारने चला गया था। लेकिन उनकी लड़ाई के बीच तुरंत वहाँ जियान के टीचर प्रकट हो गए थे और उन्होंने जियान की जान बचा ली थी और वो जियान को वहाँ से भगाकर ले जाने में कामयाब हो गए थे। लेकिन जियान ने युनशेन से काफी ज्यादा लड़ाई की थी जिस वजह से जियान काफी ज्यादा घायल हो गया था। युनसेक ने जियान को पकड़ने के लिए अपने डिसाइपल्स भेजे थे और उसने जियान को मारने के लिए ऑर्डर दे दिए थे और बहुत सारे डिसाइपल्स जियान को मारने के लिए जियान के पीछे गए थे। जियान अब युनसेक के ही भेजे हुए डिसाइपल से बच रहा था और भागते भागते वो वॉरक्राफ्ट माउंटेन्स में चला गया था। अब यहाँ जियान बैठा है और उसके टीचर उसे हील करने के लिए उसे पिल देते हैं। जियान उस पिल को लेता है और उसे खाने लगता है, लेकिन उस पिल को खाने के बाद जियान को काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। टीचर ने जो उसको पिल दी थी ये बहुत ताकतवर पिल थी और जियान की बॉडी इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी कि वो इस पिल को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर सके। लेकिन फिर भी जियान हिम्मत नहीं हार रहा होता और इसे एब्जॉर्ब करने का ट्राई करता है। उसके अंदर से इतनी ज्यादा एनर्जी निकल रही थी कि उसको देखकर टीचर भी एक बार शॉक हो जाते हैं। ये एनर्जी जियान की एनर्जी के साथ मर्ज होने लगती है और वो जियान की सोल पावर को अब बूस्ट करने लगती है। जियान अब ये सब बात समझ जाता है और अब वो इस निकलती हुई एनर्जी को अपने अंदर लेने लगता है, लेकिन ऐसा करने में उसे काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा था। उसके आसपास बहुत सारे क्रिस्टल क्रिएट होने लगते हैं जो दो की एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स हैं और अब जियान धीरे धीरे हील भी होने लगता है। ऐसी शानदार पिल सिर्फ उसके टीचर ही बना सकते हैं। कॉन्टिनेंट के सबसे बड़ी एल्केमी एसोसिएशन जिसके एल्डर फार्मा है वो भी ऐसे पिल क्रिएट नहीं कर सकते हैं। अब जियान जो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था वो चारों तरफ फैल जाती है और ये सीन देखने लायक हो जाता है क्योंकि इस पावर को देखकर वो दोनों ही शॉक हो जाते हैं। ये पावर बहुत ज्यादा अमेजिंग थी और जियान को अब और भी पावर मिलने लगती है, जिसके कुछ देर बाद वो नोटिस करता है कि अगर उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया तो उसके साथ बुरा हो सकता है। इसलिए वो अब एब्जॉर्प्शन को रोक देता है और अब वो बची हुई एनर्जी को यूज करके अपनी स्टार्स बढ़ाने का डिसाइड करता है और तुरंत फिर कल्टीवेट करने बैठ जाता है और कुछ समय के स्ट्रगल के बाद जियान ठीक हो जाता है और अब उसकी सोल पावर 2 स्टार रैंक से इंक्रीज हो चुकी थी। ये देखकर वो दोनों ही काफी ज्यादा खुश होते हैं। अब उसके मास्टर उससे उसका अगला प्लान पूछते हैं कि आखिर अब जियान क्या करने वाला है। जियान अपने पापा को बचाने में फेल हो गया था और अब वो सोचने लगता है कि आखिर उसके पापा कहाँ गए हैं। युनलैंग ने कहा था कि जब वो पहाड़ी से कूदे थे तो वो एकदम गायब हो गए थे। ये बात हालांकि यकीन करने वाली नहीं है, लेकिन युनलैंग के पास झूठ बोलने का कोई कारण न था, जिस वजह से जियान समझ जाता है कि युनलैंग ने सच बोला था। उसके पापा सच में पहाड़ी से कूदते ही गायब हो गए थे, लेकिन वो आखिर गायब कैसे हुए थे उसे ये समझ नहीं आ रहा था। जियान अपना वो जादुई पेंडेंट निकालता है जो अभी भी ग्लो कर रहा था और इसका मतलब ये था कि उसके पापा अभी भी जिंदा है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि आखिर वो कहाँ है। उन्हें ये तो समझ आ गया था कि युनलैंग की नजरों के सामने उसके पापा गायब हुए हैं, इसलिए मतलब ये है कि युनलैंग से भी बड़ी शक्ति है जिसने उसके पापा को गायब किया है। टीचर जियान से उसकी बचपन की दोस्त से इस बारे में पूछने को कहता है, जिस पर जियान बहुत शौक होता है और कहता है कि जी जूनियर का आखिर इस सब से क्या ताल्लुक है। टीचर कहते हैं कि जी जूनियर जैसी लड़की बिना किसी कारण के जियान फैमिली के अंदर रहने नहीं आएगी। उसके आने के पीछे जरूर कोई ना कोई कारण था और अब जब तुम्हारे पापा गायब हुए हैं तो अब इसमें जरूर उसका कोई ना कोई हाथ जरूर है। ये सुनकर जियान सोच में पड़ जाता है, लेकिन उसको अब इस बात की तसल्ली थी कि ये पेंडेंट अब कॉन्टिन्यूअसली ग्लो कर रहा है, जिसका मतलब उसके पापा की जान खतरे में नहीं है और वो धीरे धीरे रिकवर हो रहे हैं। वहीं हम व्हाइट स्नेक को देखते हैं जो बाकी सभी मॉन्स्टर्स और डेमन से अपनी सेवा करवा रही होती है और खाना खा रही होती है।
अब जियान अपने मास्टर को एक जेड दिखाता है जो उसने एल्केमिस्ट्री ट्रेडिंग बाजार से लिया था। ये एक स्टोरेज सेल की तरह काम करता है और ये जेड वैली ऑफ बर्निंग का एक पीस है। जियान अपने मास्टर से वैली ऑफ बर्निंग के बारे में पूछता है, जिस पर उसके मास्टर उसे वैली ऑफ बर्निंग के बारे में बताना शुरू करते हैं और फिर यही एपिसोड इस तरह खत्म हो जाता है। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जियान अब हील हो चुका था और वो अपने मास्टर को अब जेड दिखाता है, जिस पर उसके मास्टर बताते हैं कि ये जेड पीस स्टोरेज वैली ऑफ फ्लेम्स का है। जियान उनसे वैली ऑफ फ्लेम के बारे में पूछता है, जिस पर उसे वैली ऑफ फ्लेम के बारे में बताना शुरू करते हैं और कहते हैं कि ये एक फोर्स है जो दो की कॉन्टिनेंट में मौजूद है। ये फोर्स यूनसेक से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वहाँ के लोग फायर एट्रीब्यूट्स की टेक्निक को यूज करने में काफी ज्यादा अच्छे होते हैं। जियान ये सुनकर बहुत शॉक होता है क्योंकि उसने पहली बार यूनसेक से ताकतवर किसी जगह के बारे में सुना था। टीचर अब उसकी बात पर हंसते हैं और उसे बताते हैं कि तुम अभी इस कॉन्टिनेंट के छोटे से एरिया से वाकिफ हो। ये कॉन्टिनेंट सरप्राइजेस से भरा हुआ है और इसके अंदर अभी ऐसी कई सारी चीजें हैं जो तुम्हें जाननी बाकी हैं। अब टीचर फिर उसे कहते हैं कि तुम जहाँ भी जाओगे तुम्हें वहाँ मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हर सिचुएशन में तुम्हें अपनी हिम्मत नहीं खोनी है। तुम्हें हमेशा साहस से काम लेना है और अपनी इनर स्ट्रेंथ को मजबूत करना है। अब जियान सोच में पड़ जाता है और कहने लगता है कि उसे एलियन फायर प्राप्त करनी होगी, क्योंकि फायर को प्राप्त करने के बाद उसकी सोल पावर इतनी स्ट्रांग हो पाएगी कि वो अपने टीचर को अपने साथ रख सके। उसके बाद ही जियान टीचर की सोल को अपने अंदर रखने में सक्षम हो पाएगा। जियान बहुत उदास होने लगता है क्योंकि उसकी वजह से उसने एक बार अपने टीचर को सोने पर मजबूर कर दिया था। उसके टीचर उसे बहुत प्यार और बहुत केयर करते हैं, लेकिन जियान अपने 3 ईयर एग्रीमेंट के चक्कर में अपने टीचर की परवाह करना भूल गया था और उसने मो चैंग के लिए अपनी एक्सेसिव एनर्जी का यूज करके अपने टीचर को सुला दिया था। वो अपने आप को ब्लेम कर रहा होता है, लेकिन टीचर उसे शांत रहने को कहते हैं और बताते हैं कि जब पहली बार मैं तुमसे मिला था तो मैंने तुम्हें मार्शल आर्ट सिखाने का ट्राई किया था और वो मैंने इसलिए किया था ताकि तुम्हारी सोल पावर इंक्रीज हो सके और मैं और ज्यादा लंबे समय तक तुम्हारे अंदर रह सकूं। मैं बस तुम्हारा यूज करना चाहता था और तुम्हें एक होस्ट की तरह ट्रीट करना चाहता था। मैंने तुम्हें एल्केमी भी इसलिए सिखाई ताकि तुम फ्यूचर में इंग्रेडिएंट्स कलेक्ट करके ऐसी पिल बना पाओ जो मेरी सोल को हील कर सके और मुझे मेरी बॉडी वापस मिल पाए। मैंने तुम्हारे 3 ईयर एग्रीमेंट का फायदा उठाकर तुम्हें मार्शल आर्ट सिखाना शुरू किया था, लेकिन तुम्हें सिखाते वक्त मैं तुम्हारे बारे में जान पाया और मैं तुमसे इतना ज्यादा अटैच हो गया कि मैं तुम्हें अपने डिसाइपल की तरह मानने लगा और तुम्हारी केयर करने लगा। मैंने अभी तक कई डिसाइपल्स को ट्रेनिंग दी है, लेकिन उन सभी में से तुम मेरे सबसे अच्छे डिसाइपल हो। धीरे धीरे जैसे तुम्हारी स्किल्स बढ़ती गई वैसे वैसे मुझे मेरी चिंता कम और तुम्हारी चिंता ज्यादा होने लगी और तुमसे मेरी फीलिंग्स जुड़ने लगी। जब मैं सो गया था तब मैं तुम्हें देख पा रहा था और मैंने तुम्हें मेरे लिए डेस्परेट होते हुए देखा है और मुझे समझ आ गया है कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। तुमने मुझे वापस जगाने के लिए बहुत कुछ सहा है और मैं तुम्हारा इसके लिए आभारी हूँ। वो दोनों अब काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और अब जियान उनके सामने झुककर बो करता है और एक आइकॉनिक लाइन कहता है। वो कहता है, टीचर फॉर अ डे, फादर फॉर द लाइफ। आपकी जानकारी के लिए बता दे कि ये सेम लाइन सोल लैंड एनिमी में जब तैंग शैन ग्रैंड मास्टर से पहली बार मिला था तब तैंग शैन ने ये सेम लाइन ग्रैंड मास्टर से कही थी। इस लाइन को कहने के बाद ही तैंग शैन की असली जर्नी स्टार्ट हुई थी। अब इस स्टोरी के अंदर भी जियान ने अब दिल से अपने टीचर को ना सिर्फ टीचर मान लिया है बल्कि अब उन्हें अपना लाइफ मेंटोर कह दिया है। और अब हम यहाँ से समझ सकते हैं कि जियान की लाइफ में अब आगे और भी कई सारी चुनौतियाँ आने वाली हैं। अब जियान मास्टर से और भी बातें करता है जिसमें वो पूछता है कि बॉडी को रिफाइन करने के लिए डिफरेंट टाइप्स की फायर को आपस में ब्लेंड करना जरूरी होता है। हमें टोटल कितनी फायर्स ब्लेंड करनी होगी जिससे हम बॉडी को रिफाइन कर सकें। मास्टर बताता है कि हमें 3 अलग अलग तरह की फ्लेम्स चाहिए होंगी। अब जियान जल्द से जल्द इस तरीके को यूज करके अपने मास्टर की बॉडी को रिफाइन करने का डिसाइड करता है और वो दोनों अब अलग अलग फ्लेम्स के बारे में बातें करते हैं और सोचने लगते हैं कि हमें कौन कौन सी फायर्स कलेक्ट करनी चाहिए। वहीं यूनसेक के अंदर हम यूनशैंग को देखते हैं और वहाँ उसे मिलने यूजी आई होती है। यूजी यूनशैन से उसकी इंजरी के बारे में पूछती है, जिस पर यूनशैन उसे कहता है कि तुम यूनसेक की मास्टर हो, लेकिन तुमने जियान के प्रति कल हमदर्दी दिखाई थी। मुझे पता चल गया है कि तुम्हारा और जियान के बीच में क्या संबंध है, लेकिन तुम्हें यूनसेक के रूल्स के बारे में पता होना चाहिए। यूजी नर्वस होते हुए उनसे कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। जियान ने उसकी एक बार जान बचाई थी, जिस वजह से कल वो जियान से लड़ नहीं पाई थी।
ये सुनकर युनशन गुस्से में आ जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि जियान युनसेट का दोषी है और उसे जल्द से जल्द पकड़ना होगा। वो अब यूजी को आदेश देता है और कहता है कि तुम्हें जियान को पकड़ कर लाना होगा। यूजी इससे डर जाती है और कहती है कि जियामा एम्पायर जियान को सही मानता है और अगर अब हमने जियान के खिलाफ कुछ भी करने की कोशिश की तो जियामा एम्पायर युनसेट एम्पायर के खिलाफ युद्ध छेड़ सकता है। लेकिन इस सब तर्क का युनशन पर कोई असर नहीं होता और वो कहता है कि अब समय आ गया है कि युनसेट की ताकत पूरा एम्पायर जाने। अब जियामा एम्पायर को साफ करने का वक्त आ गया है और अब हमें शुरुआत करनी ही होगी। अब युनसेट जियामा एम्पायर में ऊंचाइयों तक पहुंचेगा और इस एम्पायर की पॉलिटिक्स को बदल कर रख देगा। वहीं दूसरी तरफ जियान अपने मास्टर के साथ था। उसके मास्टर उस जेड पीस को एक्टिवेट करते हैं और वहाँ आसपास बहुत सारा ऑरा निकलने लगता है और वो कहता है कि ये वैली ऑफ फ्लेम्स का एक हिडन ट्रेजर है जिसकी मदद से हम बहुत जल्दी कल्टीवेट कर सकते हैं और अपने स्टार्स बहुत तेजी से बढ़ सकते हैं। तुम्हारी बचपन की गर्लफ्रेंड ने ऐसे ही एक ट्रेजर का यूज करके कल्टीवेट किया था और इसी वजह से तुम्हारी बचपन की गर्लफ्रेंड इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो पाई थी। अब वो इस बारे में और भी बातें करते हैं और फिर तभी वो नोटिस करते हैं कि युनसेट के डिसाइपल्स यहाँ तक आ गए हैं और अब जियान उनसे बचकर भागता है। जियान तेजी से आगे बढ़ता हुआ उनसे दूर जा रहा था, लेकिन जब एक डिसाइपल जियान को देख लेता है तो जियान तुरंत चुपके से उसके पास जाकर उसे बेहोश कर देता है। हालांकि मास्टर ने जियान के ऑरा को काफी ज्यादा हद तक छुपा दिया था, लेकिन फिर भी युनसेट के ताकतवर डिसाइपल्स उसका ऑरा महसूस कर पा रहे थे, जिस वजह से जियान को तुरंत ही यहाँ से दूर निकलना ही होगा। वो जियान पर अटैक भी करते हैं, लेकिन जियान एक एक करके उन्हें हराता हुआ अब आगे बढ़ने लगता है, क्योंकि अगर अब युनसेट के बड़े बड़े डिसाइपल्स एक साथ जियान को घेर लेंगे तो ये जियान के लिए बहुत बुरा होगा, क्योंकि अभी मास्टर की सोल रिकवर नहीं हुई है, जिस वजह से जियान को ये फाइट अकेली ही करनी होगी। उसके मास्टर नोटिस करते हैं कि युनसेट के डिसाइपल्स चारों तरफ से अब जियान की तरफ आ रहे हैं। हालांकि ये जगह बहुत खतरनाक है, क्योंकि यहाँ बहुत खतरनाक बीस्ट रहते हैं, लेकिन युनसेट के डिसाइपल्स इतने ज्यादा बेरहम थे कि वो अपने सामने आने वाले बीस्ट को भी जान से मार रहे थे। अब वो डिसाइपल्स जियान का पीछा करना जारी रखते हैं और फिर यही एपिसोड इस तरह खत्म हो जाता है। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि युनलैन ने अपने डिसाइपल्स वॉरक्राफ्ट माउंटेन्स के अंदर भेज दिए थे और वो सभी डिसाइपल्स जियान को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। जियान अपने मास्टर के साथ था और वो उन सभी डिसाइपल से बचते हुए आगे भाग रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम जियामा एम्पायर के सभी बड़े एल्डर्स, अल्केमिस्ट कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट और आइस एम्परर के साथ बाकी सभी बड़े लोगों को देखते हैं जो एक कॉन्फ्रेंस रूम में थे और वो सभी युनसेट के बारे में बातें कर रहे थे। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर सभी लोग जियान की मदद करना चाहते थे, लेकिन जियान की मदद करने का मतलब था कि वो लोग युनसेट के खिलाफ जा रहे हैं। उनको अब पता है कि अब युनसेट उनके खिलाफ युद्ध छेड़ने वाला है। असल में सभी जियान की ताकत को अच्छे से जानते थे कि वो कितना शक्तिशाली है, लेकिन युनशन से मुकाबला करने के लिए उसे अभी भी और ज्यादा ताकतवर होना पड़ेगा। अब वो सभी युनशन के बारे में बातें करते हैं, जिसमें आइस एम्परर कहता है कि युनशन हमेशा से अपने नाम को और अपने सेक्ट के नाम को बचाने के लिए कुछ भी करता आया है। वो बहुत खतरनाक है और आगे चलकर भी वो कुछ न कुछ गलत काम जरूर करेगा। इसलिए अभी हमें सभी एम्पायर्स को एक करके युनसेट के खिलाफ आवाज उठानी ही होगी। लेकिन आइस एम्परर की इस बात से उसके सबसे जिगरी दोस्त को ये बात सही नहीं लगती और वो कहते हैं कि कुछ भी डिसीजन लेने से पहले हमें एम्परर के बाकी एल्डर्स की राय जाननी चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वो सभी युनसेट से डरकर युनसेट के खिलाफ बगावत करने के लिए राजी ना हो। अब आइस एम्परर और उनके बीच बहस हो जाती है और आइस एम्परर कहता है कि अगर हमने अभी भी कुछ ना किया तो युनसेट इस एम्पायर को तबाह कर डालेगा। अब आइस एम्परर गुस्सा होकर वहाँ से सभी को छोड़कर चले जाते हैं और अब इस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी दो पक्ष बन जाते हैं। कुछ लोग जियान की मदद करना चाहते थे और आइस एम्परर भी उनमें से एक थे, और कुछ लोग युनसेट के खिलाफ दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहते थे, इसलिए वो इस बात का विरोध कर रहे थे। वहीं हम जियान को देखते हैं जो आगे की तरफ भाग रहा था, क्योंकि उसके पीछे युनसेट के डिसाइपल्स के साथ युनशन के सबसे बड़े 3 एल्डर्स पड़े हुए थे। वो तीनों एल्डर्स बहुत शक्तिशाली थे, जिस वजह से वो जियान के ऑरा को महसूस कर पा रहे थे और वो जियान की लोकेशन का पता लगा पा रहे थे। अब जियान को कुछ न कुछ जल्दी से सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर वो सिर्फ ऐसे ही भागता रहा तो वो तीनों एल्डर्स जियान को पकड़ लेंगे। जियान अभी इस वक्त गामा एम्पायर में था और वो जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलने लगता है।
उसे अभी के लिए सिर्फ उन तीनों एल्डर्स से बचना था, क्योंकि वो 3 एल्डर्स ही जियान का ऑरा महसूस कर पा रहे थे। वो भाग ही रहा होता है कि तभी वो 3 एल्डर्स जियान के पास पहुंच जाते हैं और उनके पीछे पीछे यूनसेक के और डिसाइपल्स आ जाते हैं। वो डिसाइपल जियान पर हमला कर देते हैं और जियान भी अब उन पर काउंटर अटैक करता है और उन सभी को हरा देता है। इस फाइट में एक डिसाइपल मारा जाने वाला था, लेकिन एंड मौके पर खुद ही जियान उस डिसाइपल को बचा लेता है और उसे जीवन दान देकर आगे बढ़ने लगता है। लेकिन तभी वो डिसाइपल वहाँ अपने सभी साथियों को एक सिग्नल दे देता है, जिससे बाकी सभी साथी को ये पता चल जाता है कि जियान इस लोकेशन पर है। जियान को ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन अभी उसके पास गुस्सा करने का वक्त नहीं था, इसलिए वो वहाँ से जाने लगता है। अब यूनसेक के काफी सारे डिसाइपल्स और वो 3 एल्डर्स जियान के पीछे पड़ गए थे और अब जियान सिर्फ उनसे बचकर भाग रहा था। अब जियान भाग ही रहा था कि तभी वो नोटिस करता है कि उसके आसपास भाग रहे डिसाइपल्स रुक जाते हैं। जियान को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये रुक क्यों गए हैं, लेकिन तभी फिर हम उन 3 एल्डर्स को देखते हैं जो जियान से आगे निकलकर उसका रास्ता रोक रहे थे। अब वो चारों तरफ से जियान को घेर लेते हैं, लेकिन अब भी वो जियान पर अटैक नहीं करते। जियान भी आगे नहीं बढ़ पा रहा होता और वो वहीं रुक जाता है। अब वहाँ रुकते हुए उसे रात हो जाती है, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि वहाँ यूनसेक के और भी ताकतवर वाले डिसाइपल्स आ गए हैं और उनको लीड करती हुई यूजी भी वहाँ आई है। जियान समझ जाता है कि ये सभी लोग इनके आने का वेट कर रहे थे। वो एल्डर्स यूजी से कहते हैं कि जियान ने हमारे सेक्ट मास्टर को जान से मार डाला है, हमें जियान को मारकर अपने सेक्ट का बदला लेना ही होगा। यूजी ऐसा नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो जियान से काफी ज्यादा प्यार करती थी, इसलिए वो जियान को प्यार की नजरों से भी देखती है, लेकिन वो अपने सेक्स से विरोध नहीं कर सकती थी, इसलिए वो जियान के ऑरा को लोकेट करती है और फिर सभी डिसाइपल्स को जो उड़ने वाले मॉन्स्टर पर विराजमान थे उनको जियान को मारने का ऑर्डर दे देती है। अब सभी डिसाइपल्स जियान की तरफ भागने लगते हैं और अब जियान भी उनसे दूर भागने लगता है। जियान भी तेजी से आगे बढ़ रहा था और वो डिसाइपल्स को भी मारता हुआ जा रहा था। अब काफी लंबी चेसिंग के बाद जियान फाइनली उन सभी डिसाइपल्स से बचने में कामयाब हो जाता है और वो अब आगे बढ़ने लगता है। इसलिए अब यूनसेक के एल्डर्स खुद जियान को पकड़ने का डिसाइड करते हैं और वो तेजी से अब जियान के पीछे भागने लगते हैं। उनमें से एक एल्डर जियान के ऊपर लाइटनिंग स्ट्राइक का यूज करता है, लेकिन तभी जियान के टीचर उसे अपनी एनर्जी दे देते हैं, जिससे जियान की स्पीड और तेज हो जाती है और वो तेजी से आगे निकलने लगता है। अब ऐसा करने से उसके टीचर की एनर्जी ड्रेन हो जाती है, जिस वजह से जब जियान टीचर से बात करने की कोशिश करता है तो वो नहीं कर पाता। अब जियान को भी फिर गुस्सा आ जाता है और वो अब बहुत तेजी से आगे बढ़ता है और खाई के नीचे जाकर पहले क्वीन मेडुसा को अपने साथ वापस लेता है। वो एल्डर्स जियान को किसी भी कीमत पर पकड़ना चाहते हैं, क्योंकि वो खाली हाथ अब यूनसेक के अंदर नहीं जा सकते हैं। वो अब जियान को भड़काने का डिसाइड करते हैं और जियान से कहते हैं कि जिस रात तुम्हारे पापा पर हमने अटैक किया था उस टाइम हम तीनों भी वहाँ मौजूद थे और हमने तुम्हारे पापा की मौत का खूब आनंद लिया था। तुम्हारे पापा की हमने एक एक करके हड्डी तोड़ी थी और तुम्हारे पापा बिलक बिलक कर रोते रोते कह रहे थे कि हमें जाने दो, लेकिन हमने उन्हें फिर भी नहीं जाने दिया। तुम्हारा पूरा परिवार जोर जोर से रो रहा था, लेकिन फिर भी हमने उन पर कोई दया नहीं दिखाई थी। अब ये सब सुनकर जियान को गुस्सा आ जाता है और वो अब एक पहाड़ी की चोटी पर जाकर रुक जाता है और उन एल्डर्स को गुस्से की नजर से देखने लगता है और कहता है कि उस रात तुम मेरे पापा को पकड़ने में फेल हो गए थे। लेकिन एल्डर्स उसे कहते हैं कि क्या हुआ अगर हम तुम्हारे पापा को जान से नहीं मार पाए। हमने तुम्हारे पापा को अधमरी हालत में कर दिया था और अब तुम्हें मारने के बाद हम उन्हें ढूंढकर और तुम्हारे साथ साथ फिर उन्हें भी हम मौत के घाट उतार देंगे। अब जैसे ही जियान ये सुनता है वैसे ही वो जोर से गुस्से से उन्हें गाली देता है और कहता है कि अगर हिम्मत है तो मुझे मार कर दिखाओ। ये कहते ही वो एल्डर जियान की तरफ आगे आने लगते हैं, लेकिन जियान भी अब डरता नहीं है और वो भी उनकी तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि क्वीन मेडुसा के ऑर्डर पर माउंटेन्स के सबसे खतरनाक और ताकतवर मॉन्स्टर यहाँ आ गए हैं और वो सभी इन तीनों डिसाइपल्स पर हमला करने लगते हैं। ये मॉन्स्टर्स इतने ज्यादा शक्तिशाली थे कि ये अलग अलग टेक्निक्स का यूज करके एल्डर्स पर हमला करने लगते हैं और अब एल्डर्स को काफी मुश्किल होने लगती है और अब जियान उन तीनों एल्डर्स को जान से मारने का डिसाइड करता है और वो अपने अंदर एक खास तरह की एनर्जी को समन करता है, जिसके बारे में हमें आगे वाले एपिसोड में पता चलेगा, क्योंकि ये एपिसोड इस तरह यहीं खत्म हो जाता है।
जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि गामा एम्पायर के अंदर सभी बड़े लोग अब दो पक्ष में बट गए थे, जिसमें से कुछ जियान का साथ देते हुए यूनसेक के खिलाफ जाना चाहते थे और कुछ यूनसेक के खिलाफ ना जाकर शांति बनाए रखने में विश्वास करते थे। आइस एम्परर जियान के साथ थे, इसलिए जब वो अपने ही साथ के योद्धाओं को जियान के खिलाफ जाता हुआ देखते हैं तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो तुरंत मीटिंग छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जियान जो वॉरक्राफ्ट माउंटेन में था, उसको पकड़ने के लिए यूजी आ गई थी और यूजी के ऑर्डर पर वो तीनों एल्डर्स जियान का पीछा करने लगे थे। जियान के पीछे उड़ने वाले मॉन्स्टर्स पड़ गए थे और जियान उनसे भागने लगा था, लेकिन बहुत भागने के बाद जब उन्होंने जियान को भड़काया और कहा कि तुम्हारे पापा को हमने बुरी तरह से मारा है, तो इस सब से जियान को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो और ज्यादा ना भागकर उनसे लड़ने का डिसाइड करता है, जिसके बाद उनमें लड़ाई होने ही वाली होती है। और वो एल्डर्स जब जियान पर हमला करने वाले होते हैं तब वहाँ क्वीन मेडुसा की वजह से बहुत सारे बीस्ट आ जाते हैं और वो सभी क्वीन मेडुसा के ऑर्डर पर इन तीनों एल्डर्स पर हमला कर देते हैं। और फिर जियान भी एक फॉर्मेशन को क्रिएट करने लग गया था और वो अपनी हेवनली फायर की तीनों मिस्ट्रीज को एक एक करके खोलने लगा था। वो बीस्ट एल्डर्स को मार रहे थे और उन बीस्ट के पास अलग अलग शक्तियां थी और एल्डर्स उनकी शक्तियों के आगे नहीं टिक पा रहे थे, जिस वजह से वो वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन अब जियान आगे आता है और वो अपनी एनर्जी से एक एल्डर को बहुत तेज मुक्का मारता है। हालांकि एल्डर अपनी शील्ड से उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जियान उसकी हर एक डिफेंस को तोड़ता हुआ उस तक पहुंच जाता है और इससे वो एल्डर अब काफी ज्यादा घायल हो जाता है। उस एल्डर को अब बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो अब भी जियान से कहता है कि शायद तुम भूल गए हो कि मैं भी एक फाइटर हूँ। ऐसा कहकर वो जियान पर काउंटर अटैक कर देता है, लेकिन तभी वहाँ क्वीन मेडुसा आ जाती है और वो तुरंत उस एल्डर पर हमला करके जियान को बचा लेती है। क्वीन मेडुसा अब जियान के आसपास आ जाती है और वो जियान की सेफ्टी के लिए सभी एल्डर्स पर हमला कर देती है। वो एल्डर्स भी अब अपने पंख निकालकर जियान की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन जियान तक पहुंचने के लिए उन्हें पहले क्वीन मेडुसा से लड़ना था, इसलिए जियान को वहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। क्वीन मेडुसा उन तीनों एल्डर्स से अकेले ही लड़ रही होती है और जियान वहाँ से भाग रहा होता है, लेकिन तभी एल्डर्स के सभी डिसाइपल्स जियान के पीछे पड़ जाते हैं और वो उड़ने वाले मॉन्स्टर्स पर बैठकर जियान का पीछा करने लगते हैं। जियान काफी ज्यादा घायल हो गया था, जिस वजह से उसकी उड़ने की स्पीड कम हो रही थी और वो एल्डर्स भी अब क्वीन मेडुसा को चकमा देते हुए कैसे न कैसे करके जियान के पास पहुंचने लगे थे और एक एल्डर जियान को मारने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ बहुत सारे आइस मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और वो एल्डर्स पर हमला कर देते हैं। वो आइस मॉन्स्टर्स बहुत ज्यादा ताकतवर थे और जियान समझ जाता है कि उसकी मदद करने के लिए आइस एम्परर आ गए हैं। आइस एम्परर अकेले उन सबके सामने सबसे ज्यादा ताकतवर लग रहे थे और वो सभी को वहीं रुक जाने को कहते हैं। वो एल्डर्स आइस एम्परर को साइड हटने को कहते हैं, लेकिन जब आइस एम्परर नहीं हटता तो वो आइस एम्परर को ट्रेटर घोषित करके उससे कहते हैं कि अब से तुम और तुम्हारी फैमिली यूनसेक की दुश्मन होगी। आइस एम्परर ये सब सहने को तैयार थे क्योंकि वो जियान की रक्षा करना चाहते हैं और उन्हें पता है कि जियान ही आगे आने वाला फ्यूचर है और जियान ही इतना टैलेंटेड है इस कॉन्टिनेंट में जो यूनसेक को मात दे पाएगा। इसलिए वो खुद दुश्मनी मोल लेकर जियान की जान बचाना चाहते हैं। वो जियान की नई लाइफ के लिए उसकी हेल्प करते हैं और फिर एल्डर से लड़ने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। वो अकेले उन एल्डर्स और उन सभी डिसाइपल से लड़ते हैं और वो अकेले ही उन सभी पर भारी पड़ते हैं और यहाँ से हम आइस एम्परर की ताकत के बारे में अच्छे से जान सकते हैं कि वो असल में कितने ज्यादा ताकतवर हैं। वही जियान जो भाग रहा था उसके पीछे बाकी के डिसाइपल्स पड़ जाते हैं और वो भागते भागते जियान को पकड़ने ही वाले होते हैं। अब जब जियान को भी लगता है कि ये मुझे पकड़ लेंगे तो जियान अब उनसे खुद लड़ने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी वहाँ याफी आ जाती है जो अपने साथ हाई लाओ के आदमी लाई थी और हाई लाओ के ये आदमी युद्ध कौशल में इतने ज्यादा पारंगत थे कि वो आते ही उन सभी डिसाइपल्स को एक ही झटके में मार डालते हैं और जियान को बचा लेते हैं। वो फिर जियान को हाइलाओ के बारे में थोड़ा बताती है कि वो बुढ़ा आदमी अपनी जवानी में बहुत ज्यादा ताकतवर योद्धा था और फिर वो उसे एक रोल देती है जिसके अंदर इस जगह का मैप है और वो उसे जल्द से जल्द इस जगह से बाहर निकल जाने को कहती है। वो उसे बताती है कि तुम यहाँ से साउथ अफ्रीका की तरफ जाओ और वहाँ जाने पर तुम्हें एक जंगल दिखाई देगा और वो जंगल ही गामा एम्पायर की आउटर बाउंड्री है। वहाँ से तुम गामा एम्पायर से बाहर निकल सकते हो। वो उसे तुरंत यहाँ से जाने को कहती है क्योंकि यूनसेक उसे पकड़ने के लिए कोई भी रास्ता अपना सकता है, इसलिए जियान को अब यहाँ से निकलने के लिए जल्दी करनी होगी। जियान को अब अपने ऊपर रिग्रेट होने लगता है कि उसने आइस एम्परर के साथ साथ अब याफी की फैमिली को भी मुसीबत में डाल दिया है। क्या मैं तुम सबका एहसान कभी चुका भी पाऊंगा?
वो ये सब सोच रहा है, लेकिन याफी उसे चुप कराती है और कहती है कि तुम एक दिन जरूर वापस आओगे और तुम यूनसेक से इसका बदला जरूर लोगे। इन 3 सालों में तुमने बहुत कुछ सहा है और इन 3 सालों ने तुम्हें बिल्कुल बदल कर रख दिया है। अब तुम्हें बस और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने की जरूरत है और फिर एक दिन तुम यूनसेक को अपने कदमों में ला दोगे। अब जियान उसका धन्यवाद करता है और याफी उसको बहुत प्यार से देखने लगती है। अगर आपको पता ना हो तो मैं बता दूं कि याफी बचपन से ही जियान से प्यार करती थी, लेकिन उसने कभी उसे नहीं बताया था क्योंकि याफी एक अच्छी लड़की थी और वो जानती थी कि जी जूनियर जियान से शादी करना चाहती है और वो जी जूनियर और जियान के बीच नहीं आना चाहती थी। एक बार जब जी जूनियर ने याफी से पूछा था कि क्या तुम्हारे मन में जियान के लिए फीलिंग्स है, तो याफी ने नर्वस होते हुए हालांकि मना कर दिया था, लेकिन उसकी नर्वसनेस से ही हम समझ सकते हैं कि उसकी लाइफ में जियान के लिए क्या पोजीशन है। वो जियान को प्यार भरी नजरों से देखती है और उसे अलविदा करती है क्योंकि अब ना जाने उसकी मुलाकात जियान से हो भी पाए या नहीं। वो दोनों गले मिलते हैं और अब जियान वहाँ से चला जाता है। वो जियान को जाते हुए देख काफी उदास हो रही थी, लेकिन उसे पता है कि जियान जैसे टैलेंटेड वॉरियर को कोई कैद नहीं कर सकता है। वो गामा एम्पायर से जरूर बाहर निकल जाएगा और वहाँ से बाहर निकलकर वो ताकतवर बनकर फिर से उसके पास आएगा। जियान वहाँ से निकलकर अब तेजी से भागने लगता है और आगे बढ़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ आइस एम्परर उन एल्डर्स के साथ साथ उनके डिसाइपल्स की भी हड्डी पसली तोड़ रहा होता है। जियान आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी उसके सामने यूजी आ जाती है और यूजी अब उसके आगे जाने का रास्ता रोक देती है। ये देखकर जियान को बहुत ज्यादा झटका लगता है और वो अब अपनी तलवार निकालकर उसके पास आने लगता है। ये सीन बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग था क्योंकि दोनों ही एक दूसरे पर तलवार नहीं तानना चाहते हैं, लेकिन परिस्थितियों के चलते हुए उन दोनों को ही ऐसा करना पड़ रहा है। यूजी जियान से उदास होते हुए पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर जियान ताना देते हुए कहता है कि तुम्हारी मेहरबानी की वजह से मैं अभी मरते मरते बचा था, तुम्हारा धन्यवाद है। यूजी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो अपना सर नीचे झुकाते हुए उसे कहती है कि वो विवश है, वो यूनसेक की सुजेरियन है और सुजेरियन होने के नाते उसे ऐसा करना ही होगा। तुम मेरे साथ शांतिपूर्वक यूनसेक के अंदर चलो और मैं तुम्हारी जान बचाने की पूरी कोशिश करूंगी। मैं तुम्हें वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। बस अब तुम और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट मत करना और सिचुएशन को और ज्यादा वर्स मत बना देना। जियान उससे गुस्सा होते हुए पूछता है कि क्या इस सब के बावजूद तुम्हें लगता है कि यूनसेक तुम्हारे और मेरे बीच फिर से दोस्ती के संबंध स्थापित हो पाएंगे? तुम एक क्लैन की लॉर्ड हो और तुम्हें ये अच्छे से पता होना चाहिए कि अब कुछ ठीक नहीं हो सकता है। वो अब गुस्से में चिल्लाकर कहता है कि अब तुम मेरे सामने बकवास मत करो क्योंकि अब तुम्हारा और मेरा कुछ नहीं हो सकता है। अब जो तुम यहाँ करने आई हो उसे पूरा करो। अब जियान अपनी 3 फ्लेम्स को बाहर निकालते हुए आगे बढ़ता है और वहाँ से जाने लगता है। यूजी अब शांत होकर कहती है कि तुम जानते हो कि मैं तुम्हें नहीं मार सकती हूँ, लेकिन मुझे तुम्हें रोकना ही होगा। अब फिर वो भी अपने ऑरा को बाहर निकालती है और अब जियान उसको क्रॉस करके जाने लगता है तो वो जियान पर हमला कर देती है, लेकिन इस हमले से जियान घायल होने की बजाय हील हो जाता है और उसके आसपास का अपना और उसका ऑरा शांत हो जाता है। ये देखकर जियान काफी ज्यादा शॉक होता है और वो उससे पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। वो प्यार भरी आंखों से उसे देखते हुए कहती है कि तुम यहाँ से निकलने के बाद वापस कभी मत आना, क्योंकि अगर तुम वापस आए तो युनशेन तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अब जियान का भी गुस्सा शांत हो जाता है और वो भी उसे प्यार से देखते हुए कहता है कि तुम्हारे अंदर अभी भी एक कोमल दिल दिखता है। वो अब उससे और भी बातें करता है कि मैं जानता हूँ कि तुम उस दिन विवश थी, लेकिन इसके बावजूद भी तुमने मुझ पर हमला नहीं किया था। जियान अब उससे और भी बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन यूजी ये सुनते सुनते खुश होने के बजाय दुखी हो रही थी क्योंकि उसे बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा था। इसलिए वो जियान को टोकते हुए कहती है कि क्या तुम्हें जाना नहीं है। इस पर जियान उसके मन की कंडीशन को समझ जाता है और उसके पास आकर उसे कहता है कि अब शायद मेरी गुफा वाली यूजी वापस आ गई है। ये सुनकर यूजी शर्मा जाती है, लेकिन फिर भी वो गुस्सा दिखाते हुए कहती है कि तुम्हारी केव वाली यूजी एक सुजेरियन है जिसके अपने कुछ दायित्व हैं। वो ऐसा कहकर जियान से दूर जाकर खड़ी हो जाती है, लेकिन जियान समझ गया था कि यूजी ऐसा मजबूरी में कर रही है, इसलिए वो खुद अब यूजी के बेहद करीब जाने लगता है और उसे गले लगा लेता है। वो अब उसे कस के पकड़कर उससे अपने प्यार का इजहार करता है और कहता है कि मैं भले ही यूनसेक की सुजेरियन से नफरत करता हूँ, लेकिन केव वाली यूजी का मेरे ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है और मैं उस सुजेरियन के लिए यूजी को नहीं छोड़ूंगा। वो उसे पुरानी बातें कहता है कि उस गुफा में तुम्हारे साथ बिताए पल मैं अभी तक नहीं भूला हूँ और वो गन पाउडर की स्मेल तो मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगा। गन पाउडर उन्होंने एक साथ केव के अंदर यूज किया था, इसलिए जियान उस बात का रेफरेंस ले रहा है।
ये सीन बहुत ज्यादा रोमांटिक हो जाता है क्योंकि यूजी अब रोते हुए जियान को गले से लगा लेती है। और अब फिर हमें उनका फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है कि कैसे केव के अंदर उन दोनों ने एक दूसरे को किस की थी और कैसे वो एक दूसरे के इतने करीब आ गए थे। यूजी रो रही थी, इसलिए बात को नॉर्मल करने के लिए जियान उसे फ्लर्ट करने लगता है और कहता है कि मैं कितना बड़ा पागल हूँ कि उस केव में मैंने तुम्हें अपनाया नहीं और सिर्फ किस तक ही बात करके छोड़ दी। अगर किस से आगे बात बढ़ती तो शायद आज तुम्हें इतना ज्यादा दुख नहीं झेलना पड़ता। इससे यूजी को गुस्सा आ जाता है और वो जियान पर गुस्सा करते हुए कहती है कि अगर तुम केव के अंदर ऐसा करने की सोचते भी तो मैं तुम्हें जान से मार देती। इस पर जियान बहुत ज्यादा बुरी तरह हंसने लगता है और ये सीन काफी ज्यादा फनी हो जाता है। अब जियान उसे कहता है कि मैं वापस लौटकर जरूर आऊंगा और तुम्हें अपना जरूर बनाऊंगा। अब ये कहकर वो यूजी से अलविदा लेता है और यूजी से कहता है कि अगली बार जब वो आएगा तो युनशन को वो इकट्ठा मजा चखाएगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और उसको जाता देख यूजी बहुत ज्यादा रोती है और अपनी किस्मत के बारे में सोचने लगती है कि शायद अब वो हमेशा अकेली ही रहेगी क्योंकि ऐसा लग रहा होता है कि जियान अब कभी वापस नहीं आएगा। वो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और फिर वहाँ से वापस चली जाती है। वहीं हम आइस एम्परर को देखते हैं जिसने विजय प्राप्त कर ली होती है और फिर हमें सभी रॉयल फैमिलीज के लोगों को दिखाया जाता है और इसके बाद ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है और फिर इस एपिसोड के बाद ये सीजन भी यहीं खत्म हो जाता है।